हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड सीजडी सलूजा वेलकमिंग यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है बच्चे आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज बच्चे हम लोग अपने मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज़ के लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बातें बता दूं। पहली चीज़ कि आप इस पर्टिकुलर लेक्चर को तभी देखिएगा जब आपने इसका लेक्चर नंबर 1 देख लिया हो। क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें 5 केसेस डिस्कस किए थे। अब फर्दर मैं और उसी पर्टिकुलर चैप्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के ही 5 केस स्टडीज़ को, न्यू केस स्टडीज़ को आज डिस्कस करूंगा। पहले वाले केसेस को पहले जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं। उसके बाद ही इन केसेस को पढ़िएगा। ऑल्दो वैसे केसेस का आपस में कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी किसी मेन पर्पस के लिए ही, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ही मैंने पहले वो वाले 5 केसेस कराए। अब मैं फर्दर 5 केसेस कराने जा रहा हूँ, तो उनको जरूर देखिएगा। सेकेंड नंबर चीज़, जो नोट्स आप इन पर्टिकुलर स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो क्लास पे आपको दिख रहे होंगे, ये पर्टिकुलर नोट्स मेरे बनाए हुए हैं। ऑल्दो ये सारे केसेस मॉड्यूल के ही हैं, बट मॉड्यूल में जहाँ जहाँ पे केसेस में कुछ कमी थी, मैंने उन कमियों को ख़त्म किया है। जैसे कि मॉड्यूल में सिर्फ सीधे केस में ही एक पर्टिकुलर प्रोविज़न का रेफरेंस दे दिया गया, बट वो प्रोविज़न है क्या नहीं बताया गया। मैंने वो प्रोविज़न मेंशन किया है अपने नोट्स में। अगर आप ये अपडेटेड नोट्स चाहते हैं, अमेंडेड नोट्स चाहते हैं, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे ही नंबर मेरा फ्लैश कर रहा है, या फिर अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखेंगे तो वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, और मैं आपको उस पर रिवर्ट करूँगा। मैं आपको वो पर्टिकुलर नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा। चलिए, तो आज के लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर नंबर 2 इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जो चैप्टर हम कर रहे थे, उसके नए 5 केसेस को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर लिखा है केस नंबर 8। बच्चे, जो केस नंबर 8 है, वैसे तो हमारा केस नंबर 6 है ये, मतलब अगर हम सीक्वेंस में चले तो केस नंबर 6 है, बट केस नंबर 8 इज एज पर योर मॉड्यूल। आपके जून 2021 मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ये केस नंबर 8 है। और ये मैंने केस नंबर इसलिए डाला है जिससे कि आपको मॉड्यूल में लोकेट करने में आसानी हो जाए कि हाँ, ये केस हम कौन सा पढ़ रहे हैं और वो कहाँ दिया हो। चलिए, तो कहते हैं ये पर्टिकुलर केस है क्या? तो कहते हैं ये पर्टिकुलर केस अगेन दो पार्टीज के बीच में है, एक एपेलेंट एक रिस्पोंडेंट। एपेलेंट का नाम है साइमेंट ओवरसीज आईएनसी, और एक कंपनी है बीओसी इंडिया लिमिटेड एंड अदर्स। और एक कंपनी ओवरसीज कंपनी है और एक इंडियन कंपनी है। सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, और ये पर्टिकुलर मैटर किसके रिगार्डिंग है अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो इसमें हुआ क्या कि एक पार्टी ने गलत एफिडेविट फाइल कर दिया है कोर्ट में। एफिडेविट की जब हम बात करते हैं तो एफिडेविट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको फाइल करने वाला पर्सन उसमें किसी चीज़ की अफर्मेटिव स्वेर करता है। अच्छा, हम अगर स्वेर वर्ड यूज़ ना करें, हम ऐसे बोलें कि हम ऐसे बोलते हैं कि अगर हम कोर्ट को कुछ बताना चाहते हैं, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जो मेरे को पता है, अगर हम कोर्ट को बताना चाहते हैं तो हम एफिडेविट के थ्रू कोर्ट को बताते हैं। एफिडेविट में जितनी बातें लिखी होती हैं, मैं ये चीज़ की कसम खाता हूँ, मैं अगर एफिडेविट साइन कर रहा हूँ तो मैं इस चीज़ की कसम खाता हूँ कि एफिडेविट में जो कुछ भी मैंने लिखा है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जहाँ तक मेरे को पता है, वही ये सारी बातें मैंने लिखी हैं। इसका मतलब हम एफिडेविट में वो चीज़ें लिखते हैं जो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सच होती है। और कोर्ट ये मान के चलता है कि आपने खुद इसको लिख के दिया है तो हम इसको सच ही मानेंगे। अगर बाद में ये प्रूव हो गया कि आपने एफिडेविट में जो चीज़ें लिखी थी वो गलत थी, और आप जानते थे कि आप जो चीज़ लिख रहे हो वो नहीं सच है, फिर भी आपने उसको सच मानते हुए लिखा, तो इन दैट सिचुएशन हम आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान लिया जाता है। फिर से मैं बोलता हूँ, कहते हैं एफिडेविट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जैसे आप लोगों ने पहले मूवीज़ में देखा होगा कि हमको गीता पे हाथ रख के कसम खिलवा दी जाती थी, कुरान पे हाथ रख के कसम खिलवा दी जाती थी विटनेसेस से, कि आप जो भी बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। तो जो ये गीता है, कुरान है, ये एक होली बुक है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। और लोग करते क्या था, विटनेसेस करते क्या था, उस पर्टिकुलर होली बुक पे भी हाथ रख के कसम खा के झूठी कसम खा देते थे। हाथ रखते थे उस पर और कहते थे जो बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, फिर भी झूठी गवाही दे देते थे। तो इन दैट सिचुएशन होली बुक का अपमान हो रहा था, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे, इस वजह से एफिडेविट का कंसेप्ट लाया गया। और ऐसा बोला गया कि इस एफिडेविट में ध्यान से, इस एफिडेविट में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज बिल्कुल ठीक होगा। अगर बाद में ये प्रूव हो गया कि मैंने जो एफिडेविट में मेंशन किया था वो गलत था, तो आई विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर मिस्टेक। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस में भी यही हुआ, जो एफिडेविट फाइल किया गया वो गलत एफिडेविट फाइल किया गया, गलत स्टेटमेंट्स उनसे मेंशन किए गए, और बाद में कोर्ट को पता लगा, प्रोसीडिंग्स में पता लगा कि जो एफिडेविट है वो गलत है। तो कोर्ट ने 10 लाख रुपए का फाइन लगा दिया अपॉन द पार्टी, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि उन्होंने गलत एफिडेविट फाइल किया था। अब पार्टी ये कह रही है कि बताइए, 10 लाख रुपए का फाइन जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि एक एफिडेविट गलत है, क्या ये रीजनेबल है? कोर्ट ने बोला हाँ, बिल्कुल रीजनेबल है। चलिए, तभी देखिए लिखा है पिटिशनर फाइल्ड फॉल्स एफिडेविट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। कोर्ट के सामने होने वाली प्रोसीडिंग में गलत एफिडेविट फाइल किया है, जानते हुए कि वो गलत है। हाई कोर्ट इम्पोज्ड कॉस्ट ऑफ ₹10 लाख, वेदर करेक्ट? कहते हैं हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए का फाइन लगा दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि एफिडेविट गलत था, वेदर करेक्ट? कहते हैं क्या ये सही डिसीजन है हाई कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस, ये डिसीजन बिल्कुल ठीक है।
फाइन लगाया किस पे गया था? फाइन लगाया गया था साइमेट पे, फाइन इम्पोज्ड, और इसी पर्टिकुलर फाइन से वो पर्टिकुलर कंपनी सेटिस्फाइड नहीं थी, इसी वजह से उसने अपील फाइल की और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि बिल्कुल ठीक फाइन लगाया है, गलत एफिडेविट फाइल करोगे तो ऐसा ही होगा। कहते हैं आइए देखते हैं फैक्ट्स क्या हैं। कहते हैं इन द प्रोसीडिंग्स द एपेलेंट फाइल्ड एन एफिडेविट, कहते हैं अपेलेंट ऊपर साइमेट, SCIEMED, साइमेट filed an affidavit to the effect that nearly 85% of the work has been completed। कहते हैं इस जुडिशियल प्रोसीडिंग में एपेलेंट ने एक एफिडेविट फाइल किया और एफिडेविट में लिखा कि 85% का काम वो कर चुके हैं। मतलब एक पर्टिकुलर काम दिया गया था साइमेट ओवरसीज INC को, ये जो काम डेलीगेट की, ये जो काम करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसके रिगार्डिंग साइमेट ने एक एफिडेविट फाइल किया कि हाँ सर हम 85% वर्क अपना कंप्लीट कर चुके हैं, और इन्होंने ये बात की कंफर्मेशन एक एफिडेविट के थ्रू दी। ठीक है। हाउएवर द हाई कोर्ट फाउंड द स्टेटमेंट मेड इन द एफिडेविट टू बी फॉल्स आफ्टर कॉजिंग एन इंस्पेक्शन बाय एन एडवोकेट। लेकिन हाई कोर्ट ने प्रैक्टिकली उस पर्टिकुलर वर्क को चेक करवाया कि जरा देखिए कितना काम कंप्लीट हुआ है, और पता लगा 85% तो दूर दूर तक काम खत्म नहीं हुआ। इन दैट सिचुएशन हाई कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन करवाई बाय एन एडवोकेट, और इंस्पेक्शन करने के बाद पता लगा कि जो साइमेट कंपनी थी, जो एपेलेंट था, उसने गलत एफिडेविट फाइल किया था। एज सच प्रैक्टिकली 85% वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है। देन द हाई कोर्ट इम्पोज्ड अ कॉस्ट ऑफ ₹10 लाख ऑन द एपेलेंट फॉर फाइलिंग अ फॉल्स एफिडेविट, और इसी रीजन की वजह से, इस गलत एफिडेविट फाइल करने की वजह से कोर्ट ने उस एपेलेंट पे 10 लाख रुपए का फाइन लगाया। ठीक है। कहते हैं ये देखते क्या ये फॉल्स एफिडेविट होता गया। देखिए मैंने एक स्टेटमेंट दिया यहाँ पे कि फॉल्स एफिडेविट एक्चुअल में है क्या। कहते हैं फॉल्स एफिडेविट इज वन इन विच अ पर्सन साइंस इट। कह रहे हैं एक फॉल्स एफिडेविट एक ऐसा एफिडेविट है जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन ने उसको साइन किया है एंड स्वेयर्स, और वो कसम खाता है दैट द स्टेटमेंट्स अटेस्टेड टू इन द डॉक्यूमेंट आर ट्रू, कंप्लीट एंड एक्यूरेट। इसको 2 बार यहाँ पे लिख दिया, इसको काट दीजिए। कहते हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो एफिडेविट को साइन कर रहा है वो ये कह रहा है कि जो स्टेटमेंट्स इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में लिखे हैं वो बिल्कुल सही है, पूरी तरीके से कंप्लीट है, पूरी एक्यूरेसी के साथ इन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को लिखा गया है। व्हेन द स्टेटमेंट आर इन फैक्ट मिसलीडिंग और फॉल्स, बट रियलिटी में वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ऐसे बोलते हैं कि जो पर्सन एफिडेविट फाइल कर रहा है वो गलत एफिडेविट फाइल कर रहा है, ये जानते हुए कि वो गलत चीजें बता रहा है, लेकिन वो उनको सच बताते हुए बता रहा है। मतलब ही नोस कि द स्टेटमेंट्स व्हिच आर यूज्ड इन द एफिडेविट आर फॉल्स, बट देन आल्सो ही इज क्लेमिंग दैट दोज स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है। अब यहाँ पे अपील फाइल हुई और अपील सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दी, डिसमिस, और उन्होंने रीजन क्या दिया। कहते द ओनली क्वेश्चन फॉर अवर कंसिडरेशन इज, कहते सुप्रीम कोर्ट कहती है हमारे सामने सिर्फ एक ही क्वेश्चन रेज हुआ है कि वेदर द हाई कोर्ट वाज करेक्ट इन इम्पोजिंग कॉस्ट ऑफ ₹10 लाख ऑन द पिटिशनर फॉर फाइलिंग अ फॉल्स और मिसलीडिंग एफिडेविट इन दिस कोर्ट। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कह रही है मेरे सामने बस एक पर्टिकुलर मैटर आया है, इस पर्टिकुलर मैटर में एक ही से फैक्ट है जिसके रिगार्डिंग हमको आंसर देना है, और ये क्या हाई कोर्ट ने जो 10 लाख रुपए का फाइन लगाया है एपेलेंट पे, पिटिशनर पे, साइमेट पे, क्या वो सही है। कहते हैं इन अवर ओपिनियन द इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट ऑल्दो समवॉट स्टीप दैट इज एक्सेसिव वाज फुल्ली जस्टिफाइड। और सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है हम मानते हैं कि 10 लाख रुपए का फाइन बहुत ज्यादा है जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ अ फाइलिंग एंड मिसलीडिंग एफिडेविट, बट देन ऑल्सो इट इज जस्टिफाइड। कहते हैं ग्लोबल सर्च, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो पर्टिकुलर केस है ये एग्जाम्पल सेट करेगा उन लोगों के लिए जो गलत एफिडेविट्स फाइल करते हैं। तभी बोला ग्लोबल सर्च ऑफ केसेस पर्टेनिंग टू द फाइलिंग ऑफ अ फॉल्स एफिडेविट इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ सच केसेस दैट आर रिपोर्टेड हैज शोन एन अलार्मिंग इंक्रीज इन द लास्ट 15 years एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ सच केसेस प्रायर टू दैट। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कह रही है अगर हम ग्लोबल सर्च करें केसेस की, लाइक पूरे पता करें कि कितने केसेस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, और उसमें हमको पता लगे कि लाइक कितने लोगों ने गलत एफिडेविट फाइल किया, तो हम ऐसे बोलेंगे कि पिछले 15 सालों में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने गलत एफिडेविट फाइल की। दिस ट्रेंड इज सर्टेनली एन अनहेल्दी वन दैट शुड बी स्ट्रांगली डिस्करेज्ड। और सुप्रीम कोर्ट इस पर दुख जाहिर कर रही है, और दुख जाहिर करते हुए बोल रही है कि जो ये गलत एफिडेविट फाइल करने का ट्रेंड है ये बहुत गलत है, ये बहुत अनहेल्दी है, और इसको किसी भी तरीके से रोकना होगा। वेल बिफोर द फाइलिंग ऑफ फॉल्स एफिडेविट्स गेट्स टू बी ट्रीटेड एज अ रूटीन एंड नॉर्मल अफेयर। सुप्रीम कोर्ट कहती है अगर आज इसको नहीं रोका गया तो फ्यूचर में जो गलत एफिडेविट फाइल किए जा रहे हैं ये एक नॉर्मल रूटीन बन जाएगा, और हर कोई गलत एफिडेविट फाइल करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम फाइन ही इंपोज नहीं करेंगे तो लोगों को लगेगा यार क्या है, गलत एफिडेविट फाइल करो, अगर पता लग भी गया तो क्या हुआ, फिर बाद में फाइल कर देंगे, अभी सच क्यों बताना। तो इन दैट सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट इस प्रैक्टिस को बंद करना चाहती है। तभी इन्होंने बोला व्हाइल इंप्यूनिंग द ऑर्डर पास्ड बाय द हाई कोर्ट इट वाज सबमिटेड बाय साइमेट। कहते हैं जब हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया गलत एफिडेविट पे 10 लाख रुपए का कॉस्ट का, उसके अगेंस्ट साइमेट सुप्रीम कोर्ट को क्या बताता है, दैट इन फैक्ट द स्टेटमेंट मेड इन द एफिडेविट फाइल्ड इन दिस कोर्ट वाज नॉट अ फॉल्स स्टेटमेंट बट वाज बोनाफाइड एंड नॉट अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू मिसलीड दिस कोर्ट।
कहते साइमन ने अपनी सफाई दी और उन्होंने ये बोला कि सर जो हमने एफिडेविट में स्टेटमेंट्स लिखे थे वो हमारे अकॉर्डिंग गलत नहीं थे, हमारा कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं था, हमारा कोई इंटेंशन ही नहीं था जानबूझ के गलत स्टेटमेंट्स को देने का, हमारे अकॉर्डिंग हमारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट थे। It was also submitted that the allegedly false or misleading statement had no impact on the decision taken by this particular court and should therefore be ignored. और साथ ही साथ साइमन ने ये बोला कि सर जो डिसीजन आया है हाई कोर्ट का, हमको उस डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दिस 10 लाख रुपए की कॉस्ट, उस डिसीजन से इस पर्टिकुलर फॉल्स एफिडेविट का कोई लेना देना भी नहीं है। मतलब हाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है अदर देन दिस पर्टिकुलर फाइन इम्पोजिशन डिसीजन, उसका इस पर्टिकुलर एफिडेविट से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब हाई कोर्ट ने जो अपना ओरिजिनल डिसीजन लिया है उससे गलत एफिडेविट से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। वी आर अनेबल टू एक्सेप्ट आइदर कंटेंशन रेस्ड, और इस वजह से यहाँ लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रही है वी आर अनेबल टू एक्सेप्ट आइदर कंटेंशन रेस्ड। यहाँ सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो भी आप कंटेंशन रेज कर रहे हो हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये गलत है। ठीक है, कहते द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय साइमन वाज एग्जामिन्ड थॉरली नॉट ओनली बाय द लर्नेड सिंगल जज बट ऑल्सो बाय द डिवीजन बेंच and it was found that a considerable amount of work had still to be completed by Simon, and it was not as if the work was nearing completion as represented to this court. सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इस स्टेटमेंट को हम लोगों ने चेक करवाया तो वहां पता लगा कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट एफिडेविट में दिए गए थे इनकी थॉरो चेकिंग हुई, बिल्कुल डिटेल्ड इंस्पेक्शन की गई, नॉट इवन बाय वन पर्टिकुलर पर्सन बट ऑल्सो बाय सिंगल जज एज वेल एज डिवीजन बेंच, और उन्होंने प्रॉपर तरीके से इसको चेक करवाया और ऐसा पता लगा कि काम दूर दूर तक कहीं खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं थी। और एफिडेविट में क्या लिखा था 85% वर्क कंप्लीट हो चुका है, वहां लिखा था नियर कंप्लीशन। तो कह रहे हैं कि यहां पे इसका मतलब जो वर्ड्स लिखे हुए थे एफिडेविट में वो बिल्कुल ही गलत थे और दूर दूर तक ऐसा नहीं दिख रहा था कि काम खत्म होने वाला है। Additionally, the report independently given by the learned advocate appointed to make an assessment also clearly indicated that, कह रहे हैं जो पर्टिकुलर एडवोकेट अपॉइंट किया गया था इंस्पेक्शन करने के लिए उसने भी अपनी रिपोर्ट फाइल किया और उसने भी अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है डेट अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वर्क हैड स्टिल टू बी परफॉर्म बाय साइमन, और उन्होंने भी बोला कि ये कभी बहुत अच्छा खासा काम बचा है जो उस पर्टिकुलर एपेलेंट को पिटिशनर को अभी काम करना बाकी है। The report was not ex parte but was carefully prepared after an inspection of the site and discussing the matter with Shailendra Prasad Singh, the proprietor of Simon and an engineer of Simon. कहते हैं जो ये एडवोकेट ने अपनी रिपोर्ट फाइल की है ये किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात को सुन के नहीं की है, ये कोई एक तरफा रिपोर्ट नहीं है, उन्होंने पूरी प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन की है, बल्कि एक मिस्टर शैलेंद्र प्रसाद सिंह है जो प्रोप्राइटर है इस पर्टिकुलर साइमेंट के और जो इंजीनियर हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद ही ये रिपोर्ट तैयार की गई। ठीक है, तो ये तो था हमारा केस जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि जो फाइन लगाया गया वो बिल्कुल ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर केस और रेफर किया और उन्होंने क्या बोला, इन मुथु करुप्पन वर्सेस परिथी इल्मजुवथी दिस कोर्ट एक्सप्रेस द व्यू दैट द फाइलिंग ऑफ अ फॉल्स एफिडेविट शुड बी इफेक्टिवली कर्ब्ड विद अ स्ट्रांग हैंड। कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर केस जो 2001 में डिसाइड हुआ था वहां पे भी इस कोर्ट ने ये बोला था दैट द फाइलिंग ऑफ अ फॉल्स एफिडेविट शुड बी इफेक्टिवली कर्ब्ड विद अ स्ट्रांग हैंड, कि अगर कोई फॉल्स एफिडेविट फाइल करता है तो हमको इसको सीरियसली लेना चाहिए। It is true that the observation was made in the context of contempt of court proceedings, but the view expressed must be generally endorsed to preserve the purity of judicial proceeding. कह रहे वैसे तो अगर आप गलत एफिडेविट फाइल करते हो तो इट इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेकिन कहीं ना कहीं गलत एफिडेविट फाइल करने की वजह से जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो भी अफेक्ट होती हैं, एडवर्सली अफेक्ट होती हैं, क्योंकि इससे ना व्यू पॉइंट चेंज हो जाता है। ठीक है, दिस इज वॉट वॉज सेट, कहते हैं उस पर्टिकुलर केस में क्या कहा गया था, गिविंग फॉल्स एफिडेविट्स बाय फाइलिंग फॉल्स एफिडेविट इज एन इविल विच मस्ट बी इफेक्टिवली कर्ब्ड विद अ स्ट्रांग हैंड, प्रोसिक्यूशन शुड बी ऑर्डर्ड व्हेन इट इज कंसिडर्ड एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस टू पनिश द डेलिंक्वेंट। कहते हैं यहाँ पे बोला गया कि प्रोसिक्यूशन को यहाँ पे बोला गया कि आप पूरी तरीके से कोशिश करो कि जिस पर्टिकुलर पर्सन ने गलत एफिडेविट फाइल करके न्याय से दूर हटने की कोशिश की है वो पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कवर किया जाए, प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जाए। बट देयर मस्ट बी अ प्राइमा फेसी केस ऑफ डेलिब्रेट फॉल्सहुड, लेकिन यहाँ पे साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डेलिब्रेटली फॉल्सहुड होना चाहिए, मतलब जानबूझ के अगर आपने मिस्टेक की है तो ही ऐसा होना चाहिए ऑन अ मैटर ऑफ सब्सटेंस, एंड द कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ रीजनेबल फाउंडेशन फॉर द चार्ज, और कोर्ट के सामने ये प्रूफ हो जाना चाहिए कि हाँ गलत एफिडेविट फाइल किया है और वो भी जानबूझ के विद इलफुल इंटेंशन, तो ही फाइन लगाया जाएगा, अदरवाइज नहीं। Now on the material before us and the material considered by the High Court, Supreme Court कह रही है जो हमारे सामने मैटर आया और जो हाई कोर्ट की रिपोर्ट हमारे सामने है, we are satisfied that the imposition of cost by High Court was justified and we find no reason to interfere with the impugned judgment on order, therefore the petition is dismissed। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमको कोई भी ग्राउंड नहीं नजर आता कि हम हाई कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स करें या उसको सेटिसाइड करें, तो इस वजह से हम इस पर्टिकुलर डिसीजन से सेटिस्फाइड हैं, यही आगे कंटिन्यू रहेगा, फाइन इम्पोज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट केस नंबर 9 जरा रुक के पढ़ते हैं, केस नंबर 9 को जरा रुक के पढ़ते हैं। मैं सीरियल ऑर्डर खराब नहीं करना चाहता था, इसी वजह से मैंने पहले डाल दिया, बट पहले हम केस नंबर 10 पढ़ेंगे।
केस नंबर 10, कहते हैं केस नंबर 10 क्या है? कहते हैं केस नंबर 10 है सेव लाइफ फाउंडेशन एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कहते हैं ये केस जो है अगेन 2016 का केस है, 30 मार्च 2016 का। और ये पर्टिकुलर केस किसके बीच में? दो पार्टी, सेव लाइफ फाउंडेशन एंड अनदर एंड यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर। और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पर्टिकुलर मैटर है। और ये मैटर किसके रिगार्डिंग है? एक्चुअल में ये पर्टिकुलर एक गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस आ रही हैं और गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस अभी अप्रूव नहीं हुई, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर आया कि सर वो नोटिफिकेशन आना बहुत ज़रूरी है फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, आप जरा उस पर सुनवाई करिए। देखते हैं केस क्या है। कहते लिखा राइट टू लिव विक्टिम्स ऑफ रोड एक्सीडेंट गुड समैरिटन लॉ, सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्स द गाइडलाइंस एंड मेक्स इट्स लॉ। ध्यान से सुनिए क्या कहते हैं। इस केस में ये डिस्कस किया गया कि सर जब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का रोड एक्सीडेंट होता है, आप ध्यान से समझिएगा, अपने आप को भी उस सिचुएशन में रखिएगा तो आपको आंसर मिलेगा। कह रहे हैं जैसे सर एक पर्टिकुलर पर्सन का अगर रोड एक्सीडेंट होता है तो रोड एक्सीडेंट के केसेस में ऐसा देखा गया है कि जिसका एक्सीडेंट होता है, जो विक्टिम होता है, वो रोड पे ही पड़ा रहता है, लोग उसकी वीडियो बना रहे होते हैं, आसपास से निकल रहे होते हैं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। अच्छा ध्यान से, यहाँ पे ये कंटेंशन रखा गया कि सर मदद ना करने के पीछे ऐसा नहीं बोला गया कि ह्यूमैनिटी खत्म हो गई है, इंसानियत नहीं है लोगों में, ऐसा नहीं बोला गया। कह रहे सर लोग मदद करना चाहते भी हैं उस विक्टिम की, लेकिन वो करते नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि उनको डर है कि कहीं हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ना फंस जाए। और ऐसा आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज, टीवी सीरीज में ऐसा देखा होगा कि होता क्या है, जो उसकी हेल्प करता है ना, वही पर्टिकुलर पर्सन बाद में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन जाता है और उसको बहुत परेशान किया जाता है, बहुत मेंटल हेरेसमेंट होती है। होता क्या है, लाइक आप जैसे मान लीजिए कि मैंने एक मिस्टर एक्स जो एक रोड एक्सीडेंट विक्टिम है, रोड पे पड़े हुए हैं, एक्सीडेंट हो गया उनका, बहुत खून बह रहा है, मैंने कोशिश करके उनको उठाया, अपनी गाड़ी में रखा, हॉस्पिटल ले गया। अब हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, पुलिस केस है, पुलिस आई, पुलिस हमसे कह रही है मिस्टर गगन आप वहां क्या कर रहे थे, आप ही ने क्यों उठाया, बाकी लोगों ने क्यों नहीं उठाया, कहीं आप ही से तो एक्सीडेंट नहीं हुआ था। तो ये ऐसे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं जो उस टाइम पे जब मैंने किसी की हेल्प की इंसानियत के नाते, जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, ये सब जितने क्वेश्चंस पुलिस ऑफिसर्स अपने इंटेरोगेशन में और इन्वेस्टिगेशन में पूछते हैं ना, ये तीर की तरीके से चुभते हैं। ऐसा मैं अपने वर्ड्स नहीं बोल रहा, ऐसा सब लिखा हुआ। तीर की तरीके से चुभने का मतलब है कि सर एक तो हम हेल्प कर रहे हैं, ऊपर से हम ही को कल्प्रिट माना जा रहा है। तो इन दैट सिचुएशन यहाँ पे ये बोला गया कि सर गुड समैरिटन लॉ का मतलब है कि एक ऐसा लॉ बनाया जाए जहाँ पे लोग हेल्प करें रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स की और उनसे ज़्यादा पूछताछ ना हो। इस पे लॉ बना होना चाहिए जिससे कि लोग, ह्यूमैनिटी है लोगों में इंसानियत है, बट वो इस डर से हेल्प नहीं करते कि केस में फंस जाएंगे। और वो करते हैं क्या है, पुलिस का वेट करते रहते हैं कि जब तक पुलिस आएगी नहीं तब तक इस बॉडी को ना उठाएं, उस पर्टिकुलर विक्टिम को ना उठाएं। इवन बॉडी तो अभी हम बोल ही नहीं सकते क्योंकि उसकी डेथ नहीं हुई। फिर उसके बाद कहते हैं एम्बुलेंस का वेट करते रहते हैं कि भाई एम्बुलेंस आए और उठाए, और तब तक बंदे की जान चली जाती है। ऐसा बोला जाता है कि जब एक्सीडेंट होता है ना, तो जो फर्स्ट 15 मिनट्स होते हैं एक्सीडेंट के बाद, वो बहुत क्रूशियल होते हैं। अगर उसी टाइम पे मेडिकल एड मिल जाए, मेडिकल हेल्प मिल जाए, तो उस बंदे की जान बच सकती है। और और हम ऐसे ही बोलते हैं जो पहला घंटा होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। फर्स्ट 15 मिनट्स में जनरली बॉडी पैरालाइज होने लग जाती है, और 1 घंटे के अंदर अंदर अगर उसको प्रॉपर हॉस्पिटल स्टाफ का ट्रीटमेंट मिल जाए, मेडिकल स्टाफ का ट्रीटमेंट मिल जाए, तो उसकी जान बच सकती है। तभी उसे 1 घंटे को बोला गया गोल्डन आवर, उसको नाम दिया गया गोल्डन आवर। दैट इज द फर्स्ट आवर ऑफ द इंजरी। इंजरी होने के बाद जो पहला घंटा है वो बहुत क्रूशियल है। लेकिन लोग करते हैं क्या, 1-2 घंटे तो वहीं पर्टिकुलर पर्सन रोड पे पड़ा रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि उनको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में हम ना फंस जाए। और लोग अगल बगल से देखते हुए निकल जाते हैं, अपनी गाड़ी लेके निकल जाते हैं, अपनी गाड़ी में बिठाकर उस विक्टिम को ले भी जा सकते हैं, लेकिन देन ऑल्सो कोई भी हेल्प नहीं करता और सब एम्बुलेंस का वेट करते रहते हैं, पुलिस ऑफिसर्स का वेट करते रहते हैं। यही एक पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर केस में डिस्कस किया गया। और आइए देखते हैं क्या लिखा है। कहते हैं बहुत अच्छा केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हमको बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया पता भी होना चाहिए कि ये लॉ है। तभी कह रहे हैं, देखिए क्या लिखा है। द पिटिशन हैज बीन फाइल्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन पब्लिक इंटरेस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सपोर्टिव लीगल फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट समैरिटन्स। कहते हैं हु आर दीज समैरिटन्स, कहते हैं समैरिटन्स वो पर्टिकुलर पर्संस हैं जो अगल बगल से निकल के जाते हैं। बाय हु रेंडर द हेल्प टू द विक्टिम्स ऑफ रोड एक्सीडेंट। बाय स्टैंडर्स का मतलब जो वहीं अगल बगल खड़े हैं, एंड पासर्स बाय जो वहां से गुजर रहे हैं, जो हेल्प कर सकते हैं ऐसे विक्टिम्स की जो रोड एक्सीडेंट के विक्टिम्स हैं, इनको बोला गया समैरिटन। और समैरिटन्स के लिए लॉ बनाना होगा, तभी बोला गया समैरिटन लॉ। ठीक है, कहते हैं दीज इंडिविजुअल्स कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑर्डर टू सेव लाइव्स ऑफ द विक्टिम्स बाय अदर इमीडिएटली रशिंग देम टू द हॉस्पिटल और प्रोवाइडिंग इमीडिएट लाइफ सेविंग फर्स्ट एड।
और यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एनजीओ है सेव लाइफ फाउंडेशन, ये यहाँ पे पिटीशन डाल के कहता है सुप्रीम कोर्ट से कि सर जो ये बाय स्टैंडर्ड्स और पासर्स बाय होते हैं ना, ये बहुत एक तरीके से भगवान का रूप होते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे उन रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए, क्योंकि अगर ये उस टाइम पे अगर उनको तुरंत उठा के हॉस्पिटल ले जाएं या उनको जो मेडिकल हेल्प दी जा सकती है ऑन रोड वहीं पर दे दी जाए तो उनकी जान बच सकती है। ठीक है, कहते हैं एक्सीडेंट केसेस रिक्वायर फास्टेस्ट केयर एंड रेस्क्यू विच कुड बी प्रोवाइडेड बाय दोज क्लोजेस्ट टू द सीन ऑफ द एक्सीडेंट। कहते हैं उस टाइम पे हमको तुरंत के तुरंत केयर देनी होती है, तुरंत के तुरंत हमको एक्शन लेना होता है, और वो वही दे सकते हैं जो वहां से गुजर रहे हैं, जो यहाँ वहां पे खड़े हैं। Bystanders' clear support is essential to enhance the chances of survival of the victim in the golden hour, that is the first hour of the injury. कहते हैं जो वहां पे लोग खड़े हैं वो सबसे बड़ा सपोर्ट दे सकते हैं, उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है अगर एक पर्टिकुलर रोड एक्सीडेंट विक्टिम को हमको बचाना है। एंड एज पर कहते एक रिपोर्ट है, एज पर WHO इंडिया रिकमेंडेशन 50% ऑफ द विक्टिम्स, कहते 50% ऑफ द विक्टिम डाई इन द फर्स्ट 15 मिनट्स ड्यू टू सीरियस कार्डियोवैस्कुलर और नर्वस सिस्टम इंजरीज एंड द रेस्ट कैन बी सेव्ड थ्रू बाय प्रोवाइडिंग बेसिक लाइफ सपोर्ट ड्यूरिंग द गोल्डन आवर। कहते हैं कुछ लोग तो 15 मिनट के अंदर ही उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर जाती है, एकदम कार्डियक अटैक टाइप आता है, लाइक आपका हार्ट वर्क करना बंद कर जाता है और बहुत सारे नर्वस सिस्टम फेल हो जाते हैं जिनकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है, मतलब रोड एक्सीडेंट विक्टिम की डेथ हो सकती है। लेकिन फिर भी 50% केसेस अभी भी ऐसे होते हैं जहां पे पहला 1 घंटा बहुत क्रूशियल होता है। अगर उनको उस पर्टिकुलर 1 घंटे में मेडिकल हेल्प मिल जाए तो इन दैट सिचुएशन एक पर्टिकुलर विक्टिम की जान बचाई जा सकती है। कहते हैं राइट टू लाइफ इज इंश्राइंड अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमको बताता है राइट ऑफ लाइफ विच इंक्लूड्स राइट टू सेफ्टी ऑफ पर्सन्स व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन द रोड एंड द इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस एज अ नेसेसरी कोरली इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड एंड ऑल्सो एडिक्वेट लीगल प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन फॉर हैरेसमेंट टू गुड समैरिटन्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एडिक्वेट लीगल प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन फ्रॉम हैरेसमेंट टू गुड समैरिटन। कहते हैं ये हमारा राइट है कि हम एक प्रॉपर लाइफ को जिए, और उसी राइट में एक राइट और इंक्लूड हो जाता है कि जब हम रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं तो सेफ्टी भी हमारा राइट है। ये राइट हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमको सेफ पैसेज मिले। फिर भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो इन दैट सिचुएशन ये भी हमारा राइट है कि हमको जल्दी से जल्दी मेडिकल हेल्प मिले। अगर बाईपासर कोई समैरिटन किसी की हेल्प करता है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अंडर आर्टिकल 21। उसका भी एक उस समैरिटन का भी एक राइट है कि उसको जबरदस्ती हैरेस ना किया जाए, उसको प्रॉपर लीगल प्रोसीडिंग में हेल्प की जाए। ठीक है, कहते हैं द पीपल हैव द नोशन दैट टचिंग द बॉडी कुड लेंड देम लायबल फॉर पुलिस इंटेरोगेशन। देखो ये वही बात आ गई जो मैं आपको बोल रहा था, बट मैं आपको बोल चुका हूं, बट फिर भी मेरा काम है बच्चे आपको पढ़ा देना कि कोई लाइन मिस ना हो, इसलिए मैं वापस से आपको पढ़ा रहा हूं। कहने लिखा द पीपल हैव द नोशन, कहते लोगों के दिमाग में एक माइंडसेट ये बना हुआ है कि टचिंग द बॉडी कुड लेंड देम लायबल फॉर पुलिस इंटेरोगेशन, कि अगर उन्होंने विक्टिम की बॉडी को टच किया तो कहीं ना कहीं वो पुलिस इंटेरोगेशन का पार्टनर बन जाए। पासर बाय प्लेस सेफ एंड चूज टू वेट फॉर द पुलिस टू अराइव वेयर एज इंजर्ड ग्रेजुअली ब्लीड्स टू डेथ। कहते हैं जो पासर्स बाय होते हैं, जो समैरिटन्स होते हैं, वो अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, इस वजह से वो खड़े तो हो जाते हैं, रुक तो जाते हैं, उसको मरते हुए देख रहे हैं, लेकिन जब तक पुलिस नहीं आती तब तक उसकी हेल्प नहीं करते, और वो अपनी जगह ठीक है। पीपल आर रिलक्टेंट टू कम फॉरवर्ड टू हेल्प डिस्पाइट, लोग कतराते हैं उस पर्टिकुलर रोड विक्टिम की हेल्प करने से। डेस्परेट अटेम्प्ट्स टू गेट हेल्प फ्रॉम पासर्स बाय एंड लार्ज दे टर्न ब्लाइंड आइज टू द पर्सन इन डिस्ट्रेस। कहते हैं लोग निकलते हैं, लोगों के मन में बात भी आती है कि वो हेल्प करें, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वहां से गुजर जाते हैं और उस पर्टिकुलर विक्टिम को मरने की हालत में छोड़ देते हैं। इन द केस ऑफ अ कॉन्वे इवन व्हेन देयर आर सेवरल व्हीकल्स इन द कॉन्वे, कॉन्वे का मतलब होता है जब एक साथ बहुत सारी व्हीकल्स एक साथ जा रही हैं, लाइक आप देखते हैं कि हाईवेज वगैरह पे एक साथ बहुत सारी कार निकल रही होती हैं। इन द केस ऑफ अ कॉन्वे इवन व्हेन देयर आर सेवरल व्हीकल्स इन द कॉन्वे, पीपल वेट फॉर द एम्बुलेंस टू अराइव एंड ऑल्सो फॉर द कंसर्न पुलिस हेल्प। इतनी सारी गाड़ियां निकल रही है, क्या कोई एक गाड़ी में उसको बिठा के लेने नहीं जा सकते? बिल्कुल ले जा सकते हैं, लेकिन लोग हेल्प नहीं करना चाहते। इस वजह से नहीं कि वो हेल्प करना नहीं चाहते, वो हेल्प तो करना चाहते हैं, बट पुलिस इंटेरोगेशन का पार्ट नहीं बनना चाहते, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं बनना चाहते, मेंटल हैरेसमेंट से बचना चाहते हैं। ठीक है, कहते हैं देयर आर सेवरल डिजिस्टिंग फैक्टर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन केयर ऑफ एज फियर ऑफ लीगल consequences if one's action is ineffective or harmful to victim, fear or involvement in subsequent prolonged investigation and visit to the police station। वापस से पढ़िएगा जो मैं लाइन को हाईलाइट कर रहा हूं। कह रहे there are several distinct factors which are required to be taken care of such as fear of legal consequences। कह रहे से बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से लोग हेल्प नहीं करते। पहला रीजन क्या है? कहते हैं लीगल consequences। इफ वंस एक्शन इज इनइफेक्टिव, कह रहे मान लो कि रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है तो लोगों को लगेगा यार लो बताओ, एक तो हमने हेल्प की, उसकी डेथ हो गई, कहीं हम ही ना फंस जाए। और हार्मफुल टू विक्टिम, फियर इन्वॉल्वमेंट इन सब्सिक्वेंट प्रोलॉन्ग्ड इन्वेस्टिगेशन, डर है कि सर पता नहीं कितनी लंबी इन्वेस्टिगेशन करें, बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े।
बार बार पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है, ऐसे इस वजह से लोग हेल्प नहीं करते। देयर इज नीड टू इवॉल्व द सिस्टम बाय प्रॉम्प्टली प्रोवाइडिंग इफेक्टिव केयर सिस्टम विद सर्टेन एथिकल एंड लीगल प्रिंसिपल। और हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम लोगों से अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हेल्प करें, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कानून की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कि उन पर्टिकुलर समैरिटन्स को हेल्प दी जा सके। इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट गुड समैरिटन्स फील empowered टू एक्ट विदाउट फियर ऑफ एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। कि जो समैरिटन है वो बिना किसी एडवर्स कॉन्सिक्वेंस के, बिना किसी नेगेटिव रिजल्ट के सोचे बिना उसकी हेल्प करें। देयर इज नीड टू प्रोवाइड सर्टेन इंसेंटिव टू गुड समैरिटन्स। देयर इज ऑल्सो डायर नीड टू इनैक्ट अ गुड समैरिटन लॉ। और यहाँ पे सेव लाइफ फाउंडेशन कह रहा है कि बहुत जरूरी है कि एक गुड समैरिटन लॉ बनाया जाए इन द कंट्री, सिंस देयर इज अ फेल्ट नीड ऑफ लेजिस्लेशन फॉर अफोर्डिंग प्रोटेक्शन टू गुड समैरिटन। और हमारी इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए, रोड एक्सीडेंट्स को देखते हुए ये बहुत जरूरी है। अच्छा, कहते हैं कि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने इस पे एक्शन नहीं लिया। कहते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज इशूड अ नोटिफिकेशन कंटेनिंग गाइडलाइंस ऑन 12th ऑफ, देखिए 12 मई 2015 को ऐसी मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशंस निकाली हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गुड समैरिटन, एंड अ फर्दर नोटिफिकेशन हैज बीन इशूड ऑन 21st ऑफ जनवरी 2016। मतलब कहते हैं दो नोटिफिकेशंस आई हैं फ्रॉम द मिनिस्ट्रीज साइड, फ्रेमिंग अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसमें प्रोसीजर लिखा हुआ है, समैरिटन्स को प्रोटेक्शन की बात कही गई है, लेकिन इट हैज बीन मेंशन्ड इन द एफिडेविट फाइल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्टैट्यूटरी बैक। लेकिन ये सिर्फ नोटिफिकेशन, इस पे लॉ नहीं बना, लेजिस्लेटिव लॉ नहीं बना, और जब तक इस पे लेजिस्लेटिव लॉ नहीं बनेगा नोटिफिकेशन उतनी इफेक्टिवली एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती। इसलिए लिखा इट इज फेल्ड दैट इट विल बी डिफिकल्ट टू इन्फोर्स दीज गाइडलाइंस इशूड ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, और इसी वजह से हम इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशंस को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। अच्छा, फिर मिनिस्ट्री यहाँ पे कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से हेल्प मांगती है, और वो कहती है कि सर क्यों ना आप ही इस पे लॉ बनाते। लाइक लेजिस्लेचर लॉ नहीं बनाया, बट सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है लॉ बनाने की। तभी लिखा प्रेयर हैज बीन मेड ऑन द पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट गाइडलाइंस नोटिफाइड ऑन दिस पर्टिकुलर डेट एंड प्रोसीजर नोटिफाइड ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। ध्यान से सुनिएगा, दोनों डेट अलग अलग हैं। यहाँ पे गाइडलाइंस जो आई हैं वो आई हैं 12 मई 2015 को, और इसके रिगार्डिंग जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी के बारे में तो आपने कोविड में बहुत ज़्यादा सुना होगा, वो 21 जनवरी 2016 को आया है। मे बी डिक्लेयर टू बी इन्फोर्सेबल बाय दिस कोर्ट। मिनिस्ट्री खुद प्रे कर रही है कि सर कोर्ट ही इसको इन्फोर्स कर दे, सो दैट इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अंटिल द यूनियन गवर्नमेंट इनैक्ट्स अ लॉ टू दिस इफेक्ट। जब तक कोई सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर लॉ नहीं बनाती, सुप्रीम कोर्ट से प्रे की जा रही है कि सर आप ही इन गाइडलाइंस को इफेक्टिव कर दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने एक अफर्मेटिव डिसीजन दिया, गाइडलाइंस इन्फोर्स कर दी। अब कुछ चीजें मैंने और बतानी है आपको जो यहाँ पे यूज किया गया है। लाइक क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है ऐसा करने की कि वो कोई लॉ इंप्लीमेंट कर दे, और वो भी ऐसे पॉइंट पे, ऐसे सब्जेक्ट पे जिसपे अभी तक गवर्नमेंट ने कोई लॉ ही नहीं बनाया। कहते हैं आफ्टर रेफरिंग टू वेरियस जजमेंट्स एंड डिलिबरेटली डिस्कसिंग द पावर ऑफ द जुडिशरी टू ले डाउन लॉज द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एज अंडर। कहते हैं सारा कुछ देखने के बाद, पुरानी जजमेंट्स को पढ़ने के बाद, पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद, ये देखते हुए कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये लॉ बना सकती है, सुप्रीम कोर्ट अपना आंसर देती है। इन व्यू ऑफ द एफर्ट्स ऑफ डिस्कशन इट इज एपरेंट दैट गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस कैन बी इशूड बाय दिस कोर्ट। कह रहे हैं सब कुछ पढ़ने के बाद, डिस्कशन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट फाइनल अपने कंक्लूजन पे आती है कि यस, इन गाइडलाइंस को, डायरेक्टिव्स को कोर्ट इशू कर सकती है, इंक्लूडिंग अ कमांड फॉर कंप्लायंस ऑफ गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, टिल सच टाइम एज द लेजिस्लेचर स्टेप्स इन टू सब्सटीट्यूट देम बाय प्रॉपर लेजिस्लेशन। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कह रही है कि हम कमांड भी दे सकते हैं कि इन नोटिफिकेशंस को अब फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो हम मान लेंगे वायलेशन हो गया, नॉन कंप्लायंस हो गया है। इस वजह से बोला आप इसको फॉलो करिए, और इसको तब तक फॉलो करते रहेंगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं बना देती। ठीक है, कहते द कोर्ट कैन इशू सच डायरेक्शंस अंडर आर्टिकल 32 रेड विद आर्टिकल 142 टू इंप्लीमेंट एंड इन्फोर्स द गाइडलाइन व्हिच आर नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अंडर आर्टिकल 22। कह रहे हैं आर्टिकल 142 में बोला गया कि अगर आप किसी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट गाइडलाइन बनाना चाहती है, वो बना सकती है। So as to provide immediate help to the victims of the accident and at the same time to provide protection to good Samaritan। और जो ये पर्टिकुलर लॉ बनाया गया, ये दोनों लोगों के लिए बनाया गया, उन विक्टिम्स के लिए जिनका एक्सीडेंट हुआ है, और साथ ही साथ उन पर्टिकुलर पर्सन्स के लिए जो Samaritans हैं। The guideline will have the force of law under Article 141, और by virtue of Article 144, it is the duty of all authorities, judicial and civil, in the territory of India to act in the aid of this code by implementing them। और आर्टिकल 144 में बोला गया कि ये ड्यूटी बनती है हर गवर्नमेंट अथॉरिटी की, हर प्राइवेट पर्सन की, कि ये पर्टिकुलर लॉ को फॉलो किया जाए, ऐसे फॉलो किया जाए जैसे कि ये उनके ऊपर पूरी तरीके से बाइंडिंग है। ठीक है, नीचे अभी देखते हैं 142, 141 भी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। कहते हैं 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन में पास सच डिक्री और मेक सच ऑर्डर एज इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट।
कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी तरीके की डिक्री पास करके गाइडलाइंस इशू कर सकती हैं जिससे कि न्याय प्रमोट हो। एंड एनी डिक्री सो पास और ऑर्डर सो मेड शैल बी इन्फोर्सेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर एनी लॉ or under any law made by parliament and until provision in that behalf is so made and in such manner as the president may by order prescribe। और ये एक तरीके से जब ये गाइडलाइंस इशू की जाएंगी बाय द सुप्रीम कोर्ट, जब ये डिक्री आएगी, ऑर्डर आएगा, तो इसको ऐसे माना जाएगा जैसे कि यही कानून है। द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन आर्टिकल 141 शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में जो भी सुप्रीम कोर्ट ये पर्टिकुलर गाइडलाइंस या लॉ बना रहा है, ये पूरी तरीके से बाइंडिंग होगी सारे कोर्ट पे, सारी अथॉरिटीज पे। Therefore, we have carefully gone through the notification dated this particular date. However, as per the guideline contained in para 3, कहते हैं अगर इस notification का para 13 आप पढ़ें तो वहाँ लिखा हुआ है acknowledgement if so desired by good Samaritan has to be issued as may be prescribed in a standard format by the state government। कह रहे acknowledgement if so desired by good Samaritan। acknowledgement का मतलब क्या है कि अगर कोई एक Samaritan किसी एक victim की help करता है तो वो बाद में एक acknowledgement ले ले from the state government side कि हाँ मैंने इसकी help की थी और मैंने ऐसे ऐसे इसको यहाँ हॉस्पिटल तक पहुंचाया, बात खत्म। एक्नॉलेजमेंट विल बी द प्रूफ कि यस यू हेल्प दैट पर्टिकुलर रोड विक्टिम, ठीक है, इन अवर ओपिनियन। अब लेकिन वो पर्टिकुलर नोटिफिकेशंस तो अभी आई नहीं, उन नोटिफिकेशंस को तो सुप्रीम कोर्ट लागू कर रही है। इन अवर ओपिनियन अब सुप्रीम कोर्ट कहती है टिल सच टाइम द फॉर्मेट इज प्रिस्क्राइब। अब तब तक तो फॉर्मेट तब तक नहीं बनेगा जब तक लॉ नहीं बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां बोला जब तक फॉर्मेट नहीं बनता देयर शुड बी नो वैक्यूम, हेंस वी डायरेक्ट दैट एक्नॉलेजमेंट बी इशूड ऑन ऑफिशियल लेटर पैड and in the interim period if so desired by good Samaritan, mentioning the name of the Samaritan, address, time, date, place of occurrence and confirming that the injured person was brought by the said Samaritan। कह रहे हैं जब तक ये पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं बनता जो पैरा 13 में एक्नॉलेजमेंट के रिगार्डिंग बना है, हम इस एक्नॉलेजमेंट को खत्म नहीं कर सकते, खत्म नहीं करते। फॉर द टाइम बिंग हम ये कहते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन चलेंगी, इन एक्नॉलेजमेंट को उस फॉर्मेट में तो आप दे नहीं सकते जो लॉ में लिखा हुआ है, क्योंकि वो अभी पास ही नहीं हुआ। हम उसकी जगह ये बोलते हैं कि जो भी पुलिस स्टेशन है वो अपने ऑफिशियल लेटर हेड पे इस चीज को मेंशन करके दे दे कि हाँ इस समैरिटन ने इस पर्टिकुलर रोड विक्टिम की हेल्प की थी, ठीक है। वी हैव ऑल्सो गॉन थ्रू द नोटिफिकेशन डेटेड दिस पर्टिकुलर डेट, जहां पे एसओपी लाई गई थी, प्रोसीजर लाया गया था विद रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन ऑफ गुड समैरिटन बाय द पुलिस एज कंटेन्ड इन पैरा 2.7 विच वी मॉडिफाई एंड बी रीड इन द फॉलोइंग मैनर। कहते हैं वहां पे लिखा हुआ था कि गुड समैरिटन लॉ जो एसओपी फाइल की गई थी कि जो भी पर्टिकुलर गुड समैरिटन है जिसने हेल्प की है उस रोड विक्टिम की, उसको एग्जामिन कर सकती है पुलिस, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन बार बार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने देखो यहाँ साफ मेंशन किया द एफिडेविट ऑफ गुड समैरिटन इफ फाइल। कहते हैं गुड समैरिटन जो पर्टिकुलर समैरिटन है जिसने हेल्प किया उससे एक बार एफिडेविट फाइल करवा दीजिए, वो सारी चीजें उसमें मेंशन कर रहे हैं, आपको बार बार उससे क्वेश्चन करने का राइट नहीं। कह रहे हैं द एफिडेविट ऑफ गुड समैरिटन इफ फाइल्ड शैल बी ट्रीटेड एज कंप्लीट स्टेटमेंट बाय द पुलिस ऑफिशियल व्हाइल कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन। मतलब समैरिटन को बोला गया बस एक बार एफिडेविट फाइल कर दो, उसमें सारी चीजें मेंशन कर दो, आपको बार बार परेशान नहीं किया जाएगा। इन केस स्टेटमेंट इज टू बी रिकॉर्डेड, कंप्लीट स्टेटमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन अ सिंगल एग्जामिनेशन। और अगर आप उसको बुलाकर इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहते हो तो एक ही बार बुलाओ और सारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो, बार बार नहीं बुलाओगे। मतलब एग्जामिनेशन एक तरीके से देखा जाए तो एक ही बार हो रही है। रिमेनिंग गाइडलाइंस इन द नोटिफिकेशंस डेटेड दिस डेट आर अप्रूव्ड। बाकी सारी गाइडलाइंस को एज इट इज अप्रूव कर दिया गया एंड इट इज ऑर्डर्ड दैट गाइडलाइंस विद अफोरसेड मॉडिफिकेशन। और जो ये दो मॉडिफिकेशन है, एक एक्नॉलेजमेंट के रिगार्डिंग और ये एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के रिगार्डिंग, इनको एग्जीक्यूट किया जाए विद ऑल दी पावर्स। We also direct that the court should not normally insist on appearance of good Samaritan as that cause delay, expenses and inconvenience। कहते हैं शुड नॉट नॉर्मली इंसिस्ट ऑन अपीयरेंस ऑफ गुड समैरिटन, लाइक उससे किसी भी तरीके का पैसा नहीं लिया जाए, उसको जबरदस्ती परेशान ना किया जाए, किसी भी तरीके की इनकन्वीनियंस उसको प्रोवाइड ना की जाए, ठीक है। तो दिस वाज होल अबाउट दिस पर्टिकुलर केस और उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको ये केस भी समझ में आ गया। तो हमारे दो केसेस हो गए, बहुत अच्छे केसेस थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। चलिए अगले केस पे आते हैं। कहते केस नंबर 11, देखिए क्या लिखा हुआ है। कहते लिखा है एक रमेश राजगोपाल है, ये एक डायरेक्टर है, ये एक डायरेक्टर है एक कंपनी के, जिस कंपनी का नाम है देवी पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड। रमेश राजगोपाल एक अपेलेंट है इस पर्टिकुलर केस में और उन्होंने अपील फाइल की अगेंस्ट देवी पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट में। कहते हैं कंपनी हैविंग 3 डिफरेंट यूनिट्स। कहते हैं ये देवी पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं DPPL। क्या बोलते हैं? DPPL, देवी का D, पॉलीमर्स का P, प्राइवेट का P, लिमिटेड का L। DPPL की 3 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। कहते हैं कंसल्टेंसी बिजनेस हेडेड बाय डायरेक्टर, और जो ये डायरेक्टर रमेश राजगोपाल है, इन्होंने अपना कंसल्टेंसी बिजनेस इस पर्टिकुलर कंपनी के नाम से डील किया हुआ है, हेड किया हुआ है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ सेपरेट वेबसाइट्स फॉर कंसल्टेंसी बिजनेस ऑफ द कंपनी। अब डायरेक्टर यहाँ डिसीजन लेता है, वो डिफरेंट वेबसाइट्स तैयार करवाता है इस कंसल्टेंसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। लेकिन कंपनी ने डायरेक्टर के ऊपर एलिगेशन लगा दिया, प्रोसिक्यूशन ऑफ डायरेक्टर अंडर आईपीसी एंड आईटी एक्ट, और उन्होंने डिफरेंट ग्राउंड्स पे आईपीसी और आईटी एक्ट की डिफरेंट धाराओं में
डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में रामेश राजगोपाल को लायबल माना, वेदर टेनेबल हेल्ड नो। सुप्रीम कोर्ट के साथ में मैटर आया कि क्या डायरेक्टर को एज सच आईपीसी और आईटी में कवर करना चाहिए, आईटी एक्ट में, या नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया नो। लेकिन पहले डिटेल्स देखते हैं कि क्या है, ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िएगा बच्चे, बहुत ध्यान से। कहते लिखा था अपेलेंट इज अ डायरेक्टर इन देवी पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड। कहते हैं रमेश जो है ये डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर है किसमें बच्चे, कहते हैं ये डायरेक्टर है डीपीपीएल में, ठीक है। कहते हैं डीपीपीएल हैज 3 यूनिट्स, कहते हैं डीपीपीएल की 3 यूनिट है, ए बी सी। कहते हैं यूनिट सी इज बीइंग हेडेड बाय द एप्लेंट। कहते हैं जो यूनिट सी है ना, इसका हेड कौन है, मिस्टर रमेश, ठीक है। रमेश जो है ये डायरेक्टर है डीपीपीएल के भी, और डीपीपीएल की एक यूनिट सी, उस यूनिट सी को हेड कर रही है मिस्टर रमेश, ठीक है। इट इज नॉट डिस्प्यूटेड दैट यूनिट सी प्राइमरीली रेंडर्स कंसल्टेंसी सर्विस। और ये जो यूनिट सी है इसका काम क्या है, ये कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है। क्या देती है, कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। कहते हैं इट इज नॉट डिस्प्यूटेड, कहते हैं इसमें तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं कि यूनिट सी प्राइमरी रेंडर्स कंसल्टेंसी सर्विसेज। हाउएवर ऑल द 3 यूनिट्स आर यूनिट्स ऑफ वन एंटिटी दैट इज डीपीपीएल। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये तीनों ही यूनिट डीपीपीएल का ही पार्ट है, ठीक है। कहते हैं इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, कहते हैं नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, द एपेलेंट थॉट ऑफ इंप्रूविंग द कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड एपरेंटली कॉन्टैक्टेड कंसल्टेंट्स who apparently advised the creation of a separate entity known as Devi Consultancy Services, and accordingly in the web page that was created by the consultant this name occurred। कहते हैं कि जो मिस्टर रमेश हैं उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस कंसल्टेंसी सर्विसेज को और इम्प्रूव किया जाए, इस बिजनेस को और ग्रो किया जाए। इस वजह से मिस्टर रमेश ने कंसल्टेंट से बात की और कंसल्टेंट्स ने मिस्टर रमेश को एडवाइस किया कि आप यूनिट सी का नाम ही रख दो देवी कंसल्टेंसी सर्विस, और इस देवी कंसल्टेंसी सर्विसेज की एक अलग से वेबसाइट बनवा दो, जिससे कि ऐसा लगे कि जैसे एक ये एंटिटी है अपने आप में जो कंसल्टेंसी का काम करती है। ध्यान सुनिएगा, डीपीपीएल की यूनिट सी को क्या नाम दिया जा रहा है, देवी कंसल्टेंसी सर्विसेज। किस लिए नाम दिया जा रहा है, किसी फ्रॉड के लिए नहीं, उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है। कहते हैं द इनवॉइसेस रेज्ड बाय द कंसल्टेंट्स वर पेड फ्रॉम द फंड्स ऑफ डीपीपीएल। कहते हैं जो जिन कंसल्टेंट से ये राय ली गई थी कि बताइए इस बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए, जिन्होंने ये बोला था कि देवी कंसल्टेंसी नाम भी रख लो और उसकी वेबसाइट भी अलग कर दो, कहते हैं उनको सारी जितनी भी पेमेंट की जा रही है वो सब पेमेंट की जा रही है बाय द फंड ऑफ डीपीपीएल एज एडवाइज्ड बाय द एपेलेंट। और डायरेक्टर ने ये बोला था कि जितना भी पैसा आएगा या जाएगा वो सब डीपीपीएल के फंड से जाएगा, क्योंकि जो ये यूनिट है तो डीपीपीएल की ना, कोई अलग से यूनिट तो है नहीं, ठीक है। कहते हैं इट इज सिग्निफिकेंट दैट नो अमाउंट हैज बीन पेड। कहते हैं इस बात में कोई डाउट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि ना ही कोई अमाउंट पे किया गया है, ना ही कोई अमाउंट सेपरेटली यूनिट सी ने रिसीव किया है। सारा कुछ पेमेंट का आना जाना लेना देना सब डीपीपीएल के अकाउंट से हो रहा है, ठीक है। कहते हैं लेकिन द रिलेशनशिप बीइंग स्ट्रेन्ड बिटवीन रिस्पोंडेंट एंड द एपेलेंट। कहते हैं लेकिन कंपनी में और भी लोग थे जो मिस्टर रमेश के रिलेटिव थे, उनके बीच में कुछ अनबन हुई, उनके रिश्ते खराब हुए। देयरफॉर सेवरल प्रोसीडिंग सीम टू हैव बीन इनिशिएटेड इन अ कंपनी लॉ बोर्ड। इसीलिए कंपनी के बिहाफ से मिस्टर रमेश के ऊपर एलिगेशन लगाते हुए सीएलबी में मैटर प्रोसीड किया गया। आज प्रेजेंट टाइम पे सीएलबी बंद हो चुकी है और सारे मैटर एनसीएलटी में डील होते हैं। हाउएवर इन द कोर्स ऑफ डिस्प्यूट एंड द पेंडिंग प्रोसीडिंग्स द रिस्पोंडेंट इनिशिएटेड द इंस्टेंट क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट द एपेलेंट। और इसीलिए हुआ क्या कि बहुत सारे डिस्प्यूट हुए, बहुत सारे प्रोसीडिंग्स चल रही थी, जिसमें मिस्टर रमेश के ऊपर एलिगेशन लगा दिया गया, क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च कर दी गई। कहते हैं द एपेलेंट वाज प्रोसिक्यूटेड बाय द रिस्पोंडेंट अंडर सेक्शन 409, 468, 471 ऑफ आईपीसी। 3 धाराएं लगा दी गई आईपीसी की, सेक्शन 65, 66 ऑफ आईटी एक्ट, रेड विद सेक्शन 120 क्लॉज बी ऑफ आईपीसी। तो इतनी सारी धाराएं आईपीसी और आईटी एक्ट की लगा दी गई अपॉन मिस्टर रमेश, और उनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाए गए। लेकिन मिस्टर रमेश कह रहे हैं कि सर ये सारे चार्जेस हमारे अगेंस्ट नहीं लगने चाहिए थे, इस वजह से उन्होंने अपील फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील एंटरटेन की है और उन्होंने बोला है हाँ सच में मिस्टर रमेश के साथ गलत हो रहा है, ये सारी धाराएं उनके ऊपर नहीं लगनी चाहिए। सेक्शन 409, 468 अगर आप ये सब पढ़ें कि धाराएं कौन सी हैं तो ये लिखी हुई है। लाइक सेक्शन 409 में लिखा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, बैंकर, मर्चेंट और एजेंट, और हम एजेंट में कवर हो जाएंगे, डायरेक्टर को एजेंट में कवर कर देंगे। कहते हैं सेक्शन 468 ऑफ आईपीसी फॉर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग, कहते हैं फ्रॉड किया धोखा देने के लिए। सेक्शन 471 यूजिंग एज जेन्युइन अ फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कहते हैं कि फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट को जेन्युइन मानते हुए यूज किया गया। सेक्शन 120 ऑफ आईपीसी कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, डिजाइन्स को कॉपी करने की कोशिश की गई, चोरी करने की कोशिश की गई। सेक्शन 65 ऑफ आईटी एक्ट टैंपरिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, टैंपरिंग की जाएगी। और सेक्शन 66 यहां पे लिख लीजिएगा, 65 की जगह 66 कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। ये सारे चार्जेस लगाए गए हैं अपॉन मिस्टर अनिल, ठीक है।
कहते हैं इनको डिटेल में बच्चे पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये सेक्शंस में क्या क्या लिखा हुआ है, इतना हमारे इस पर्टिकुलर केस के लिए रेलेवेंट भी नहीं होगा, मैंने फिर भी आपको बता दिया, मॉड्यूल में तो ये भी नहीं मिलने वाला। कहते हैं हैविंग गिवन अवर एंशियस कंसिडरेशन टू द डिस्प्यूट, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कह रही है हम लोगों ने पूरा ध्यान लगा के इस पर्टिकुलर केस को पढ़ा, वी फाइंड दैट नन ऑफ द एफोर्टसेड सर्कमस्टांसेस कैन लीड टू एन इन्फ्लुएंस ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर आईपीसी। कहते हैं इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि किसी भी तरीके से कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे है ही नहीं कि इस मिस्टर अनिल के ऊपर आईपीसी के चार्जेस लगाए जाए। पहली ही लाइन में सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर अनिल को आईपीसी के चार्जेस से तो फ्री कर दिया। ठीक है, अब बचा कौन सा एक्ट? आईटी एक्ट। कहते हैं एज फार एज द वेबसाइट इज कंसर्न, हाँ कहते हैं अब जो क्वेश्चन है ये वेबसाइट वाला कि देवी कंसल्टेंसी सर्विस की अलग वेबसाइट बनाई गई, इसमें हम डिस्कशन करते हैं। दाउ अनडाउटेडली देवी कंसल्टेंसी सर्विसेज इज मेंशन्ड, इट इज मेड क्लियर इन द वेबसाइट इटसेल्फ दैट डीसीएस, देवी कंसल्टेंसी सर्विसेज को शॉर्ट में क्या बोल दिया, डीसीएस इज अ पार्ट ऑफ डीपीपीएल व्हिच इज अपरेंट फ्रॉम अ लिंक इन द वेबसाइट इटसेल्फ वेयर दे आर शोन एज डीपीपीएल एज द मेन कंपनी एंड डीसीएस इज अ सिस्टर कंपनी। कहते हैं हाँ अगर हम वेबसाइट की बात करें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि देवी कंसल्टेंसी सर्विसेज की लिंक उस डीपीपीएल की वेबसाइट पे दी हुई है, डीसीसीएस की अलग वेबसाइट पे भी डीपीपीएल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है और वहां क्लियर कट मेंशन किया गया है कि डीसीएस अपने आप में एक अलग एंटिटी नहीं है, इट इज अ यूनिट ऑफ डीपीपीएल। ठीक है, और यह भी बोला गया कि डीपीपीएल एक पेरेंट कंपनी है, मेन कंपनी है, और जो ये डीसीएस है ये सिर्फ एक सिस्टर कंसर्न है, एक एंजिलरी कंपनी है जो उसकी हेल्प कर रही है। सिमिलरली इन द वेबसाइट ऑफ डीपीपीएल ऑल्सो, मतलब डीसीएस की वेबसाइट में तो सब लिखा ही हुआ है ये सब, डीपीपीएल की वेबसाइट में भी विच वाज मूव्ड बाय द कंसल्टेंट देयर इज अ लिंक विच शोज दैट डीसीएस इज अ सिस्टम कंसर्न। कहते हैं डीपीपीएल की वेबसाइट अगर खोलते हैं तो वहां पे भी एक लिंक है, उस लिंक पे भी अगर आप क्लिक करते हो तो आपको साफ पता लग जाएगा कि डीसीएस एक सिस्टर कंसर्न है एंड इट इज स्टेटेड दैट व्यूअर्स में विजिट दैट साइट, और वहां साफ साफ लिखा है कि जितने भी व्यूअर्स हैं डीपीपीएल वेबसाइट के वो उस पर्टिकुलर लिंक को जरूर विजिट करें। The address of DCCS is shown to be the same address as of DTPL। कहते हैं ये पॉइंट भी बिल्कुल सेम है, तो इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं बच्चे। कहते हैं DCCS का जो एड्रेस है वो भी वही एड्रेस है जो DTPL का है, अलग से कोई एड्रेस मेंशन नहीं किया गया। Therefore we are satisfied that there is no attempt whatsoever to project DCCS as a concern or a company which is independent and separate from DTPL। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है हमको तो कोई ग्राउंड नजर नहीं आता जिसके बेसिस में हम ये कह सकें, या ऐसा कुछ किया ही नहीं गया जिसके बेसिस में हम ये कंटेंशन बना सकें कि डीसीसीएस एक अलग यूनिट है डीपीपीएल से सेपरेट, टू विच बोथ द पार्टीज बिलोंग। इन एनी केस इट इज नॉट पॉसिबल टू व्यू द एक्ट एज एन एक्ट ऑफ फॉर्जरी। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम बोल ही नहीं सकते कि ये एक्ट एक फॉर्जरी है। It might have been possible to attribute some criminal intent to the projection of the unit C as DCSS in the website if as a result of such projection the appellant had received any amount separate from DDPL। कहते हैं हाँ हम मान सकते थे, हम सुप्रीम कोर्ट के लिए मान सकते थे, इट माइट हैव बीन पॉसिबल कि किसी का क्रिमिनल इंटेंशन था कि अगर वो डीसीसीएस की वेबसाइट को अलग प्रेजेंट करती और डीसीसीएस की वेबसाइट को अलग प्रेजेंट करने के बाद पेमेंट भी डीसीसीएस के अलग से अकाउंट में लिया जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। कह रहे हाँ ये तो पता लग रहा है कि डीसीसीएस की अलग वेबसाइट करने का मेन रीजन एक क्रिमिनल इंटेंशन हो सकता था, लेकिन वो क्रिमिनल इंटेंशन तब प्रूफ होता जब डीसीसीएस की वेबसाइट अलग करने के साथ साथ पैसा भी अलग खाते में आता, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। ठीक है, कहते हैं बट अ परयूजल ऑफ द कंप्लेंट शोज दैट दिस इज नॉट सो। लेकिन पैसा भी तो नहीं आया अलग से अकाउंट में, क्योंकि सारा पैसे का लेन देन तो किससे हो रहा था, डीपीपीएल से। Therefore, not a single rupee has been received by the appellant in his own name। appellant यहाँ पे डायरेक्टर है, कहते हैं ना ही डायरेक्टर ने अपने नाम से कोई भी पैसा लिया, नॉर इवन सेपरेटली इन द नेम ऑफ यूनिट सी, ना ही डीसीएस के नाम से कोई पैसा आया। ऑल अमाउंट हैव बीन रिसीव्ड बाय डीडीपीएल, सारा का सारा पैसा डीडीपीएल में ही आया है। It is not possible to view the contents of the website showing the DCS as a concern which is separate from DDPL in view of the contents of the website described above। और हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वेबसाइट को अलग करने का मतलब एंटिटी को अलग कर देना है, ना ही ऐसा कहीं वेबसाइट पे शो भी किया गया। Moreover, it is not possible to impute any intent to cause damage or injury or to enter into any express or implied contract or intent to commit fraud in the making of the said website। और ना ही इस वेबसाइट को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इस वेबसाइट को मेन रीजन बनाने का किसी को डैमेज करना था, किसी को नुकसान पहुंचाना था, या किसी के साथ एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना था विद द डीसीएस, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। द एपेलेंट हैज नॉट कमिटेड एनी एक्ट विच फिट्स द अबव डिस्क्रिप्शन। और ना ही हम यहाँ पे साफ साफ बोलते हैं कि डायरेक्टर ने ऐसा कोई भी क्राइम या एक्टिविटी कमिट नहीं की। एडमिटेडली ही हैज नॉट रिसीव्ड अ सिंगल रुपी नॉर ही हैज एंटर्ड इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट इन हिज ओन नेम ऑन द बेसिस ऑफ अ वेबसाइट। कहते हैं ना ही डीसीएस की वेबसाइट पे कोई पैसा रिसीव किया गया है बाय द एपेलेंट, और ना ही उन्होंने कोई वेबसाइट के बेसिस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है। इस वजह से हम मिस्टर अनिल को इन चीज़ों के लिए लायबल नहीं कर सकते, साफ साफ कोर्ट ने बोल दिया।
In the absence of any act in pursuance of the website by which he has deceived any person fraudulently or dishonestly, induced anyone to deliver any property to any person, we find that it is not possible to attribute any intention of cheating. This is a necessary ingredient for the offense. कह रहे हैं अगर आप किसी को धोखेबाजी में, चीटिंग में कवर करना भी चाहते हो तो इन दैट सिचुएशन आपको ये दिखाना होगा कि जो एक्टिविटी वो एक पर्टिकुलर पर्सन कर रहा है, जिसके अगेंस्ट आपने क्रिमिनल कंप्लेंट की है, उससे किसी को नुकसान तो हुआ हो, उसने किसी को धोखा तो दिया हो, लेकिन कोई फ्रॉडलेंट इंटेंशन नजर ही नहीं आ रही। जब कोई किसी को धोखा दिया ही नहीं गया तो आप कैसे किसी को चीटिंग के क्राइम में फंसा सकते हो? ध्यान रखना, क्रिमिनल कोर्ट में जनरली जब क्राइम के मैटर्स आते हैं तो वहां क्राइम का होना बहुत जरूरी है, अनलेस एंड अनटिल कोई अटेम्प्ट टू मर्डर वगैरह ना हो, क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर को भी अपने आप में क्राइम माना गया। लेकिन यहां ऐसी कोई बात नहीं है, और यहां पे जब किसी को नुकसान ही नहीं हुआ और किसी की सोच पे आप कैसे किसी को क्रिमिनल ऑफेंस के लिए कमिट कर सकते हो? तभी लिखा, वी फाइंड दैट एलिगेशन दैट द एपेलेंट इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर द एफोर्सेड सेक्शन आर इनहेरेंटली इम्प्रॉबेबल एंड देयर इज नॉट सफिशिएंट ग्राउंड ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एक्यूज्ड। तभी बोला कि जितने भी एलिगेशन लगाए गए हैं ये बताते हुए कि जो एपेलेंट है वो गिल्टी है, ये सब बिल्कुल बेसलेस है, बिल्कुल इम्प्रॉपर है। हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं है कि हम अक्यूज को यहाँ पे इस पर्टिकुलर एपेलेंट को अक्यूज डिक्लेयर करें। The proceeding have been initiated against the appellant as a part of an ongoing dispute between the parties and seem to be due a private and personal grudge। और यहाँ साफ पता लग रहा है कि जो मिस्टर रमेश के अगेंस्ट, मिस्टर डायरेक्टर के अगेंस्ट जो कंप्लेंट रेज की गई हैं, जो डिस्प्यूट रेज किए गए हैं, ये सिर्फ दुश्मनी निकालने के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मिस्टर रमेश ने गलत किया। As regard the commission of offence under IT Act, कहते हैं अगर हम IT Act की बात करें, the allegations are that the appellant had with fraudulent and dishonest intention on the website of DCS that the former is a sister concern of Devi Polymer। कह रहे हैं यहाँ पे बोला गया कि IT Act की अगर हम बात करें तो IT Act में भी उन्होंने कोई एज सच कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, लेकिन उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है कि मिस्टर अनिल ने डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, गलत इंटेंशन से, मैलाफाइड इंटेंशन से DCS की अलग वेबसाइट बनाई देवी पॉलीमर से हटकर। फर्दर दैट दिस अमाउंट टू क्रिएटिंग फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और यहाँ पे एलिगेशन लगाया गया है कि ये गलत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स पेश किए गए। In view of the finding above, we find that no offense is made under section 66 of IT Act read with section 43। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है इसको, इस एलिगेशन को देखने के बाद भी, ये तो एलिगेशन है, इस एलिगेशन को देखने के बाद भी हमको कहीं नहीं लगता कि मिस्टर रमेश ने कुछ गलत किया। क्यों? क्योंकि बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ DDPL ही वाज हैविंग राइट कि वो वेबसाइट्स पे चेंजेस करा सके। कहते हैं द एपेलेंट वाज अ डायरेक्टर ऑफ DDPL एंड नथिंग इज ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड टू शो दैट ही डिड नॉट हैव एनी अथॉरिटी टू एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम और द कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द कंपनी। कह रहे क्योंकि वो डायरेक्टर थे, उनके पास राइट था कि वो कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क को चेक कर सकते हैं, और जब उनके पास राइट है तो उन्होंने अपने राइट का यूज किया। तो उन्होंने कहीं गलत इंटेंशन से तो कुछ किया ही नहीं। हाँ, ये कहते हैं कि मिस्टर रमेश के पास ये राइट नहीं था कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करने का, फिर भी उन्होंने किया तो गड़बड़ हो जाती। ठीक है, दैट अपार्ट देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड टू शो द कमीशन ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 65 ऑफ द एक्ट। तो किसी भी तरीके का कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, कोई भी इंटेंशन ऐसा नजर नहीं आ रहा जिसकी वजह से मिस्टर रमेश ने गलत फायदा उठाया हो या किसी को धोखा दिया। Therefore, we find that criminal proceedings initiated by the respondent constitute an abuse of process of court। और यहाँ देखो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की गई हैं अगेंस्ट मिस्टर रमेश, वो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के प्रोसीडिंग को मिसयूज करने का तरीका है। एंड इट इज नेसेसरी टू मीट द एंड ऑफ जस्टिस टू क्वैश द प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट दैट। और जस्टिस को प्रमोट करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि उनके अगेंस्ट जो क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च की गई है उसको नलीफाई किया जाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमारा ये केस भी खत्म हो गया। नेक्स्ट केस आता है केस नंबर 13 विच इज अवर केस नंबर 4 आज की क्लास का। इसको भी देखते हैं क्या लिखा। कहते ध्यान से देखना, कहते केस नंबर 13 है और यहाँ पे क्या बोला गया है, जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड, कहते कंपनी है एक जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड जो कि एक एयरवेज कंपनी है, वर्सेस धनुका लेबोरेटरीज लिमिटेड, और दिल्ली हाई कोर्ट का ये पर्टिकुलर केस है। तो दो पार्टीज है, एक जेट एयरवेज और एक धनुका लेबोरेटरीज लिमिटेड। ठीक है, कहते हैं इस केस में हुआ क्या, कहते हैं धनुका लेबोरेटरीज लिमिटेड ने एक कैरेज बुक किया जो जाना था आउटसाइड इंडिया, और जेट एयरवेज ने अपने इस पर्टिकुलर कैरेज को बुक तो कर लिया, लेकिन उन्होंने हेल्प ली किसी दूसरी एयरलाइन की बांग्लादेश तक उस पर्टिकुलर कमोडिटी को पहुंचाने की। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो धनुका है, जो कंपनी है, इस धनुका ने क्या किया, एक कैरेज बुक किया विद जेट एयरवेज, और जेट एयरवेज ने इस पर्टिकुलर कैरेज को बुक करने के बाद हैंड ओवर कर दिया किसी थर्ड एयरलाइन कंपनी को, और उनको बोला कि आप ये वहाँ तक पहुँचा दीजिए, ये कंसाइनमेंट कंप्लीट कर दीजिए। लेकिन थर्ड एयरलाइन कंपनी ने या जेट एयरवेज से जिससे भी गलती हुई हो, ये पर्टिकुलर कैरेज अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचा। अब धनुका कह रही है भाई जेट एयरवेज तुम्हारी गलती है, हमको कंपनसेशन चाहिए। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, कहते लिखा है जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड धनुका लेबोरेटरीज लिमिटेड, जो एक्ट है वो एक्ट का नाम क्या है, कैरेज बाय एयर एक्ट 1972।
कंसाइनमेंट है और कंसाइनमेंट बाय एयर, एयरवेज के थ्रू जा रहा है, इस वजह से उसके ऊपर एक पर्टिकुलर लॉ बनाया है। लायबिलिटी देयर अंडर, कैरियर फेल्स टू डिलीवर द कंसाइनमेंट, कहते हैं जो कैरियर कंपनी है जेट एयरवेज लिमिटेड, उसने कंसाइनमेंट को डिलीवर नहीं किया। गुड्स अपीयर टू हैव बीन स्टोलन, और रास्ते में ही कहीं वो कंसाइनमेंट खो गया, पता नहीं कहां गया। कैरियर फेल्स टू लीड एविडेंस, कैरियर के पास कोई एविडेंस नहीं है कि ये प्रोडक्ट कहाँ गया, कंसाइनमेंट किसके पास जाना था, पहुंचा क्यों नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वेदर कैरियर इज हेल्ड लायबल फॉर द लॉस, क्या कैरियर को लायबल माना जाए, हेल्ड यस। कहते हैं ये तो सर हमको यहाँ से पढ़ के समझ में आ गया कि ये तो कॉमन सेंस है कि भाई अगर उसको कंसाइनमेंट दिया गया तो उसने नहीं पहुंचाया तो वो लायबल होगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कुछ और है। ध्यान से पढ़िएगा, केस के फैक्ट्स को समझिएगा, फिर एक्चुअल क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिएगा, अब देखो अगर मैंने आपको यही पर्टिकुलर देखो तभी मैंने आपको पहली क्लास में बोला था कि शॉर्ट नोट्स पे जाओगे ना तो कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग तो हमको फैक्ट्स कुछ और ही नजर आ रहे हैं, लेकिन जब तुम अभी एक्चुअल में केस को पढ़ोगे तो फिर कुछ अलग ही फैक्ट्स नजर आएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा था सारे लाइनों को, ईच एंड एवरी पैराग्राफ को पढ़ना जरूरी है। आइए देखते क्या लिखा है। कहते थे अपेलेंट डिफेंडेंट, अच्छा ये कौन है, अपेलेंट कौन है, जेट एयरवेज। ध्यान से, ये अपेलेंट है, अपेलेंट मतलब इन्होंने अपील फाइल की है। अच्छा फिर ध्यान से, पहले केस लॉन्च हुआ होगा धनुका ने किया होगा, धनुका ने किया किसके अगेंस्ट, जेट एयरवेज के अगेंस्ट। डिसीजन आया धनुका के फेवर में, इस वजह से जेट एयरवेज अपील में आ गई है। जेट एयरवेज किस में आ गई है, अपील में, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे जो जेट एयरवेज है ये क्या बन गए हैं, अपेलेंट, और पिछले वाले मैटर में ये डिफेंडेंट थे, ठीक है। कहते लिखा था अपेलेंट डिफेंडेंट, मतलब यहाँ पे बोलते हैं जेट एयरवेज इज अ कैरियर ऑफ गुड्स, रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ जो धनुका है, जो कंपनी है, इट रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम अ बायर इन बांग्लादेश। कहते हैं जो धनुका लेबोरेटरीज है इनको एक ऑर्डर आया बांग्लादेश से, विच वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ बाय शिपिंग द गुड्स बाय एयर थ्रू अपेलेंट डिफेंडेंट। कहते हैं धनुका लेबोरेटरीज को एक ऑर्डर रिसीव हुआ फ्रॉम बांग्लादेश, उन्होंने बोला हम आपको गुड्स डिलीवर करवा देंगे बाय एयर, और उन्होंने इन गुड्स को डिलीवर करवाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट था कंसाइनमेंट का वो दिया जेट एयरवेज को, ठीक है। The goods on being handed over to the appellant defendant, the goods on being handed over to the appellant defendant, कहते हैं धनुका लेबोरेटरीज ने ये गुड्स को हैंड ओवर कर दिया टू जेट एयरवेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, वर देयर आफ्टर फर्दर ट्रांसफर्ड बाय द appellant defendant। मतलब धनुका ने जेट एयरवेज को कंसाइनमेंट डिलीवर किया, गुड्स डिलीवर की, हैंड ओवर कर दी, और जेट एयरवेज ने उन पर्टिकुलर गुड्स को बांग्लादेश तक भेजने के लिए किसी दूसरे पर्सन को हैंड ओवर कर दिया टू इट्स एजेंट फॉर कैरेज ट्रांसपोर्टेशन विच इज बिमन बांग्लादेश एयरलाइंस। इसका मतलब कुल मिला के ऐसे हो गया कि धनुका ने गुड्स दी किसको, जेट एयरवेज को, और जेट एयरवेज ने गुड्स दी बिमन को। बिमन कौन है, एजेंट है, किसका एजेंट है, ऑफ जेट। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, धनुका ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जेट के साथ, धनुका को बिमन से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। The goods did not reach the consignee of the airway bill and Messrs Biman Bangladesh Airlines issued a short lending letter। कहते हैं गुड्स डिलीवर नहीं हुई और बिमन ने अपनी गलती को मान लिया है, उन्होंने बोला हाँ सच में गुड्स डिलीवर नहीं हुई। नाउ द रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ देयर आफ्टर फाइल द सब्जेक्ट सूट, इस वजह से धनुका ने सूट फाइल कर दिया। The respondent plaintiff led evidence in support of its case by proving the value of the goods transported as also the willful misconduct, misappropriation of goods by the appellant defendant through its agent carrier। कह रहे हैं यहाँ पे रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ धनुका ने जब केस फाइल किया उन्होंने सारे एविडेंसेस पेश किए, सारे के सारे एविडेंसेस मार्क कराता हूं, बाय प्रूविंग द वैल्यू ऑफ द गुड्स ट्रांसपोर्टेड, उन्होंने एविडेंस पेश किया कि कितनी वैल्यू की गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया गया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि विलफुल मिसकंडक्ट या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड हुआ है, क्योंकि शॉर्ट लैंडिंग लेटर आया है फ्रॉम बिमन, जिससे तो हमको साफ पता लगता है कि गुड्स डिलीवर नहीं हुई, ठीक है। लेकिन ध्यान से, एपेलेंट डिफेंडेंट कौन है, जेट। कहते हैं जेट एयरवेज हैज लेड नो एविडेंस व्हाटसोएवर इन द ट्रायल कोर्ट, लेकिन जेट एयरवेज की तरफ से कोई एविडेंस पेश नहीं किया गया। धनुका ने सारे एविडेंसेस पेश कर दिए, जेट एयरवेज कोई एविडेंस पेश ही नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास एविडेंस था ही नहीं। अब बात ये अराइज हुई कि बताओ मैटर किसके फेवर में आना चाहिए, धनुका के फेवर में आ गया। कहते देयरफॉर द सूट हैड टू बी एंड वाज डिसाइडेड ओनली एज पर द एविडेंस व्हिच वाज लेस्ड बाय रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ, और कोर्ट के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं था, धनुका के फेवर में डिसीजन लिया गया क्योंकि सारे एविडेंसेस उनके फेवर में थे। द ट्रायल कोर्ट डिक्रीड द सूट एंड द फर्स्ट अपील, द जजमेंट ऑफ द ट्रायल कोर्ट वाज कंफर्म। अब हुआ क्या, ऑर्डर आ गया, धनुका का फेवर में ऑर्डर आ गया। अब यहां पर जेट एयरवेज ने अपील फाइल की, अपील भी एंटरटेन हुई, लेकिन अपील में भी यही बोला गया कि ट्रायल कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल ठीक है, मतलब अपील में भी धनुका के फेवर में ही बात आई। अब अपील हुई है डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, और द सिंगुलर इशू टू बी डिसाइडेड इन दिस सेकंड अपील। और कहते हैं जो ये सेकंड अपील फाइल हो रही है ना, इसमें सिर्फ एक ही इशू है जो रिजॉल्व करना है। वो इशू क्या है, जेट एयरवेज ये तो मानता है कि उसकी गलती है,
वो मानने को तैयार है, लेकिन उसका इशू ही कुछ और है। क्या? जो ऊपर वाले ब्रीफ फैक्ट्स हमको समझ में नहीं आ रहा था, वो जो ऊपर वाले शॉर्ट समरी दी थी ना, उससे समझ में नहीं आ रहा था। यहां लिखा था सिंगुलर इशू टू बी डिसाइडेड इन द सेकंड अपील इज एज टू वेदर द लायबिलिटी ऑफ द अपीलेंट डिफेंडेंट इज लिमिटेड एज पर रूल 22 ऑफ द रूल्स अंडर कैरेज बाय एयर एक्ट, or whether the appellant defendant cannot get benefit of this rule 22 of limited liability because the appellant defendant is guilty of willful misconduct as provided in rule 25। अब यहां पे दो रूल्स का डिस्कशन हो रहा है। ये लाइन सर हमको समझ में नहीं आई, सर हमको अभी समझ में नहीं आई, हम पढ़ते हैं। कहते हैं दो रूल का डिस्कशन हो रहा है, एक रूल 22 और एक रूल 25। ये जो रूल्स है ना, ये कैरेज बाय एयर एक्ट के रूल्स है। क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज हुआ कि आओ पहले जरा रूल 22 और रूल 25 को पढ़ लेते हैं। चलो यही पढ़ लेते हैं पहले, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। कहते हैं रूल 22 में देखो क्या लिखा है, इन द कैरेज ऑफ पैसेंजर्स। पैसेंजर्स के बारे में नहीं है, हमारा केस ही नहीं है। हमारा केस तो तब होता जब गुड्स की डिलीवरी हो रही होती। यहां तो कैरेज ऑफ पैसेंजर्स है, पैसेंजर्स हैं ही नहीं हमारे में, इसको नहीं पढ़ते, छोड़ देते हैं। तुम्हारा पढ़ने का मन हो पढ़ देना, नीचे वाला सेकंड जो सब रूल 2 है इसको पढ़ने के बाद सब रूल 1 भी समझ में आएगा, बट सब रूल 2 हमारे मतलब का है, उसको पढ़ाते हैं। लिखा है इन द कैरेज ऑफ रजिस्टर्ड लगेज, ये जरूरी है, रजिस्टर्ड लगेज एंड ऑफ गुड्स। कहते हैं कैरेज हो रहा है किसका? गुड्स का। द लायबिलिटी ऑफ द कैरियर, कहते हैं जो कैरियर की लायबिलिटी है, इट इज लिमिटेड टू अ सम ऑफ 250 फ्रैंक्स पर किलोग्राम। फ्रैंक्स एक करेंसी है, यूनिट है, मॉनेटरी टर्म्स को यूनिट करने के लिए फ्रांस में जो यूज होती है, यूरोपियन कंट्रीज में यूज होती है, छोड़ो उसको। कहते हैं यहाँ पे रूल 22 सब रूल 2 पढ़ाने का मेन रीजन ये है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर कैरेज है ऑफ गुड्स और अगर वो गुड्स का कैरेज खो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो कैरियर कंपनी की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, कितनी? 250 फ्रैंक्स पर किलोग्राम के हिसाब से। ठीक है, चलो हम ऐसे मान लेते हैं, इसको फ्रैंक्स ना यूज करके, तो अभी फॉर द टाइमिंग, वैसे लॉ में कोई लिखा नहीं है, बट ₹250 कर लो कि अगर कोई भी गुड्स कहीं से भी किसी भी तरीके से खो जाती हैं या किसी भी तरीके का कुछ नुकसान होता है तो यहां पर लायबिलिटी कैरियर की लिमिटेड है ₹250 पर केजी के हिसाब से। अब 10 केजी हुआ तो 2,500 लायबिलिटी। ठीक है, unless the consignor has made at the time when the package was handed over to the carrier a special declaration of the value at delivery। और कहते हैं वैसे तो 250 रुपए पर केजी ही चलेगा, लेकिन अगर कंसाइनर ने गुड्स को कंसाइन कराते समय अगर कोई अलग से स्पेशल प्राइस मेंशन की है, उस कॉमोडिटी की वैल्यू अलग से मेंशन की है, लाइक कोई डायमंड है या कोई और वैल्यूएबल आइटम है, तो वहां पर अगर वहां पे भी नुकसान होता है तो कैरियर कंपनी शुड बी पेड अ सप्लीमेंट्री सम इफ द केस सो रिक्वायर्स। तो अगर कोई स्पेशल अमाउंट मेंशन नहीं है तो 250 रुपए पर केजी, अगर स्पेशल अमाउंट मेंशन है तो उस स्पेशल अमाउंट के अकॉर्डिंगली पेनल्टी पे की जाएगी। लायबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है, इन दैट केस द कैरियर विल बी लायबल टू पे अ सम नॉट एक्सीडिंग द डिक्लेयर्ड सम। जितना डिक्लेयर किया गया होगा उतना यहाँ पे कैरियर पे करेगा, अनलेस ही प्रूव्स दैट सम इज ग्रेटर देन द एक्चुअल वैल्यू टू द कंसाइनर डिलीवर। कुल मिला के जो हाईलाइट मैंने पॉइंट किया है ना, वो ये किया है कि लायबिलिटी यहां पे कैरियर कंपनी की कैसी बोली गई है? लिमिटेड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ध्यान से, यहां पर जो हमारी जेट एयरवेज है ना, वो यही कहती है सर हमको रूल 22 में फॉल कराओ ना, हमारी लायबिलिटी तो लिमिटेड है, पर केजी में 250 रुपए दे देंगे। रूल 25 ऐसा क्या कहता था? नीचे लिखा रूल 25 कह रहे रूल 25 कह रहा है द कैरियर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस शेड्यूल व्हिच एक्सक्लूड और लिमिट हिज लायबिलिटी। ओहो, रूल 25 कह रहा है कि कैरियर को हम इस लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट नहीं लेने देंगे अगर इफ डैमेज इज कॉज्ड बाय हिज विलफुल मिसकंडक्ट और बाय सच डिफॉल्ट ऑन हिज पार्ट एज इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट इक्विवेलेंट टू विलफुल मिसकंडक्ट। कहते हैं लेकिन कैरियर कंपनी जेट एयरवेज इस पर्टिकुलर लिमिटेड लायबिलिटी के कंसेप्ट को, लिमिटेड लायबिलिटी के बेनिफिट को ले ही नहीं सकती अगर विलफुल मिसकंडक्ट हुआ हो या कोर्ट के सामने ऐसा कोई मैटर आ जाए जहां कोर्ट को लगता है हाँ विलफुल मिसकंडक्ट हुआ है। Similarly, the carrier should not be entitled to avail himself of the said provision. The damage is caused as aforesaid by an agent of the carrier acting within the scope of his employment. ले बेटे, एजेंट की भी बात आ गई। क्या बिमन एयरलाइंस भी यहाँ पे आ गई? कह रहे द कैरियर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ दिस सेट प्रोविजन। कह रहे हैं कैरियर कंपनी जो जेट एयरवेज है वो अपने आप को बचा नहीं सकती, ये कहते हुए कि नुकसान हुआ है एजेंट की वजह से। एजेंट की वजह से भी नुकसान हुआ है तो भी जेट एयरवेज लायबल है। अब आपके सामने क्वेश्चन है, यहां जेट एयरवेज कह रही है हमको रूल 22 में कवर कर दो, लेकिन रूल 25 में कवर ना करो। क्या रूल 25 में कवर होना चाहिए? अपील को डिसमिस कर दिया गया, बोला यस रूल 25 में कवर होना चाहिए। तो अभी देखो यहाँ पे लिखा, इट इज सेटल्ड लॉ दैट बेनिफिट ऑफ द प्रोविजन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ कैरियर सच एज द appellant defendant under rule 22 is subject to rule 25 and which states that the benefit of limited liability cannot be given to a carrier in case the carrier is found guilty of willful misconduct।
और हमारे केस में तो साफ साफ पता लग रहा है क्या था। स्टेटमेंट बाय रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ दैट गुड्स हैव बीन मिसअप्रोप्रिएटेड इज नॉट ओनली अ केस ऑफ विलफुल मिसकंडक्ट बट सच एक्ट इज इवन मोर देन द केस ऑफ विलफुल मिसकंडक्ट। कहते हैं और साफ साफ यहाँ पे धनुका ने बोला है कि गुड्स मिस अप्रोप्रिएट हुई हैं। ये सिर्फ एक विलफुल मिसकंडक्ट का केस नहीं है, बल्कि ये साफ साफ नेग्लिजेंसी का केस है और साफ पता लग रहा है कि गुड्स मिस अप्रोप्रिएट हुई हैं। अच्छा सुनो ध्यान से, गुड्स कहीं गलत जगह पहुंच गई होती ना कोई बात नहीं थी, मैनेज कर सकते थे, बट गुड्स तो साफ पहुंची ही नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी इंप्लॉय ने चोरी कर ली या किसी गलत एड्रेस पे कोरियर कर दी कि पता ही नहीं चल पा रहा कहाँ गई, या कहीं किसी ने यूज कर लिया रास्ते में। तभी obviously misappropriation cannot be by a legal entity such as appellant defendant or its agent alien compliant but by its employees or agents who have been dealing with the goods। कहते हैं ये तो साफ पता लग रहा है कि जो मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है वो किसी लीगल एंटिटी ने थोड़ी ना किया होगा। कोई आर्टिफिशियल पर्सन कैसे मिस अप्रोप्रिएशन कर सकता है? कहीं ना कहीं उन्हीं कंपनीज के या तो एजेंट विमान एयरलाइंस के या जेट एयरवेज के इंप्लॉइज ने बीच में कहीं गड़बड़ की है, उन्होंने ही इन गुड्स को कुछ ऊपर नीचे किया है। There are judgments of various courts which hold that once goods are not traced and there is an averment of the same being misappropriated, the case then falls under Rule 25। और सुप्रीम और यहाँ दिल्ली हाईकोर्ट साफ साफ कह रही है कि ऐसे बहुत सारे जजमेंट है जहां बोला गया है कि अगर गुड्स मिस अप्रोप्रिएट हो जाते हैं, ट्रेस ही नहीं हो रहे कि गुड्स हैं कहाँ और साफ पता लग रहा है कि मिस अप्रोप्रिएशन हुई है, तो रूल 22 में बेनिफिट नहीं मिल पाओगे, रूल 25 में ही फॉल करोगे। और ऐसे इस केस का एक रेफरेंस भी दिया गया, वन सच जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट इन द केस ऑफ विच सेल्स कॉर्पोरेशन वर्सेज लुफ्थांसा जर्मन एयरलाइंस AIR 2000, इसमें भी ऐसा ही डिसाइड किया गया था। तो इन केस को रेफर करते हुए ध्यान से अब आगे देखते हैं बच्चे, ये आप पढ़ सकते हो, इसमें ऐसा कुछ भी अलग से नहीं लिखा, सब कुछ बिल्कुल सिंपल सिंपल लाइनें लिखी हुई हैं, आपको केस पूरी तरीके से समझ में आ गया है। हाँ, लास्ट पैराग्राफ पढ़ाना मेरा बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ कुछ अलग दिया। क्या लिखा? इन माई ओपिनियन, कहते दिल्ली हाई कोर्ट अपना ओपिनियन दे रही है, वंस द अपेलेंट डिफेंडेंट हैज एडमिटेडली लेड नो एविडेंस व्हाटसोएवर and the respondent plaintiff has led evidence proving the value of the goods and the case is set up in the plaint, the appellant defendant cannot be said to have discharged the onus upon it that there was no willful misconduct or misappropriation as was the case of the respondent plaintiff। कह रहे हैं सारे एविडेंसेस पेश कर दिए हैं धनुका ने, जेट एयरवेज तो कोई एविडेंस ही पेश नहीं कर पाई और इस वजह से जेट एविडेंस के ऊपर पूरा जेट एयरवेज के ऊपर पूरा बर्डन है, ओनस है कि वो प्रूफ करे कि विलफुल मिसकंडक्ट नहीं था। क्योंकि वो प्रूफ नहीं कर पा रही, इस वजह से हम धनुका के एविडेंसेस के बेसिस पे ये कह सकते हैं कि गुड्स वर विलफुली मिसकंडक्टेड, इट वर मिसअप्रोप्रिएटेड। ठीक है, नाउ विदाउट लीडिंग एविडेंसेस, कहते हैं क्योंकि जेट एयरवेज के पास कोई भी एविडेंस नहीं है एंड मेयरली बाय क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस ऑफ द रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ शिपर कंसाइनर अ कैरियर कैन नॉट से दैट इट हैज डिस्चार्ज इट्स ओनस ऑफ प्रूफ बिकॉज ओनस ऑफ प्रूफ इज डिस्चार्ज बाय लीडिंग पॉजिटिव एविडेंसेस। कह रहे हैं एयरलाइन कंपनी अपने आप को बचा नहीं सकती जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि उन्होंने अपने शिपर को, अपने कंसाइनर को, सब लोगों को खड़ा कर दिया है। हम ये नहीं कह सकते कि एयरलाइन कंपनी की यहाँ पे गलती नहीं है, बिल्कुल गलती है, कोई एविडेंस वो पेश नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से उनके ऊपर द लायबिलिटी ऑफ अ कैरियर इज अ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इक्वल टू दैट ऑफ एन इंश्योरर। यहाँ जो लायबिलिटी इंपोज होगी वो कहीं से भी लीनियंसी बढ़ती नहीं जाएगी, कोई लिमिटेड लायबिलिटी इंपोज नहीं होगी, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। देयरफॉर वंस द प्रेजेंट केस इज लेड आउट बाय द रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ एज पर द प्लेंट एज अ केस फाइलिंग एज अ केस ऑफ विलफुल मिसकंडक्ट और इक्विवेलेंट टू विलफुल मिसकंडक्ट, that is misappropriation of goods, the case will have to be decided as per Rule 25 and not Rule 22 as argued on behalf of appellant defendant। तो क्लियर कट यहाँ पे लास्ट में मेंशन कर दिया गया कि ये विलफुल मिसकंडक्ट ही है, मिस एप्रोप्रिएशन को विलफुल मिसकंडक्ट ही मानेंगे, इस वजह से इस पर्टिकुलर मैटर को रूल 25 में डिसाइड किया जाएगा, ना कि रूल 22 में। चल, तो हमारे 4 केसेस तो बच्चे आज के कवर हो गए, एक लास्ट केस और बचा है जो ऊपर हम छोड़ कर आए थे। आ जाइए पेज नंबर 3 पे, फटाफट से इसको भी पढ़ लेते हैं और कहानी खत्म करते हैं। कहते हैं यहाँ पे ना सीपीसी का सेक्शन 10 डिस्कस किया गया। सीपीसी के सेक्शन 10 में रेस जुडिकाटा एक्सप्लेन किया गया और यहाँ पे क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 10 कहता क्या है? सेक्शन 10 कहता है कि अगर दो पार्टीज P1 एंड P2 के बीच में कोई एक डिस्प्यूट ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है तो बिटवीन सेम पार्टीज किसी दूसरी कोर्ट में या सेम ही कोर्ट में कोई अदर डिस्प्यूट नहीं चलेगा ऑन सेम मैटर। कहते हैं यहाँ पे ऐसे हुआ था कि लाइक पार्टी 1 ने पार्टी 2 के ऊपर केस किया और दूसरी कोर्ट में पार्टी 2 ने पार्टी 1 पे सेम फैक्ट्स के ऊपर केस कर दिया। तो कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है। अगर P1 ऑलरेडी P2 पे केस कर चुका है तो P2 अब P1 पे किसी दूसरी कोर्ट में या सेम कोर्ट पे सेम फैक्ट्स के ऊपर केस नहीं कर सकता। सेम फैक्ट्स होने चाहिए, सेम पार्टीज होनी चाहिए। कहते हैं ये लिखा है सेक्शन 10 में। और अगर ऐसा पाया गया तो जो सेकेंड नंबर केस है ना, इस पर स्टे लग जाएगा, इसको एंटरटेन ही नहीं किया जाएगा। अगर एंटरटेन हो चुका है तो इस पर रोक लगा दी जाएगी। चलिए, ये बातों को समझ में आ गई। सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी ये कहता है। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ आइए देखते हैं।
कह रहे ध्यान से, कहते केस नंबर 9 है हमारे मॉड्यूल का और लिखा है विलायती राम मित्तल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस शांभवी कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो दो कंपनी है जिनके बीच में डिस्प्यूट हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट का केस है। जो क्वेश्चन है वो सीपीसी के रिगार्डिंग सेक्शन 10 में है। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, डिफेंडेंट फाइल्ड सूट अगेंस्ट प्लेंटिफ इन शिमला फॉर रिकवरी एंड इंजंक्शन। कह रहे हैं डिफेंडेंट ने एक सूट फाइल किया अगेंस्ट प्लेंटिफ इन शिमला फॉर रिकवरी एंड इंजंक्शन, और जो सूट फाइल हुआ है वो रिकवरी के लिए हुआ है और स्टे ऑर्डर लगाने के लिए हुआ है। प्लेंटिफ फाइल्ड सूट अगेंस्ट डिफेंडेंट इन दिल्ली फॉर रिकवरी बेस्ड ऑन द सब कॉन्ट्रैक्ट, और प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया है दिल्ली में फॉर द रिकवरी ऑफ द सब कॉन्ट्रैक्ट। अब ध्यान से देखो, एक केस फाइल हुआ है डिफेंडेंट एंड प्लेंटिफ ने, एक डिफेंडेंट ने सूट फाइल किया प्लेंटिफ पे और एक प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया डिफेंडेंट पे। एक ने फाइल किया शिमला में और एक ने फाइल कर दिया दिल्ली में। क्या सेम पार्टीज के बीच में सूट है? हाँ, यस। कहते हैं वेदर बोथ द सूट्स आर बेस्ड ऑन सेम कॉज ऑफ एक्शन सो दैट द लेटर सूट कैन बी स्टेड। अब अभी हम सेक्शन 10 में पढ़कर आए कि अगर सेम फैक्ट्स पे बिटवीन सेम पार्टी सूट हो रहा होगा तो दूसरे वाला जो मैटर हो रहा है उसको हम एंटरटेन नहीं करेंगे, लेकिन अगर फैक्ट्स डिफर कर जाएं तो एंटरटेन कर लेंगे। इस पर्टिकुलर केस में हमको यही पढ़ना है कि क्या फैक्ट सेम है या फैक्ट्स डिफर कर रहे हैं, और आप पढ़ेंगे कि फैक्ट्स डिफर कर रहे हैं, इस वजह से दूसरे नंबर वाले केस पे स्टे नहीं लगाया जाएगा। तभी लिखा हेल्ड नो। तभी क्वेश्चन पूछा गया वेदर बोथ द सूट्स आर बेस्ड ऑन सेम कॉज ऑफ एक्शन, हेल्ड नो। क्योंकि सेम कॉज ऑफ एक्शन में नहीं था इस वजह से पर्टिकुलर मैटर को आगे प्रोसीड करने दिया गया, दोनों सूट चलेंगे। अब पढ़ते हैं हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना जरा। कहते हैं हो क्या रहा है, कहते ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना बच्चे कि पहले पार्टीज कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी क्या है। दिस इज एन एप्लीकेशन, कहते हैं जो ये एप्लीकेशन है अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट इन द सूट फॉर स्टे ऑफ प्रेजेंट सूट ऑन द ग्राउंड दैट बिटवीन द पार्टीज अ सूट इन्वॉल्विंग द सेम इश्यूज इज पेंडिंग इन द हाई कोर्ट ऑफ शिमला। कहते हैं ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन लगाई गई है सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी में लगाई गई है और यहां पे बोला गया है कि एप्लीकेशन फाइल्ड बाय डिफेंडेंट इन द सूट फॉर स्टे ऑफ द प्रेजेंट सूट, और उन्होंने बोला सर जो ये दूसरा सूट फाइल किया जा रहा है इस पे स्टे लगा दी जाए क्योंकि ऑलरेडी सेम फैक्ट्स पर एक केस पेंडिंग है इन द हाई कोर्ट ऑफ शिमला। अब ध्यान से, इसका मतलब पहला सूट जो फर्स्ट सूट है वो कहां पे चल रहा है? शिमला में। ठीक है, शिमला में चल रहा है। अब दूसरा सूट फाइल किया गया दिल्ली हाई कोर्ट में, दिल्ली कोर्ट में, और यहां जब दिल्ली कोर्ट में सूट फाइल किया गया तो दूसरी पार्टी ने कंटेंशन रेज कर दिया, क्वेश्चन रेज कर दिया कि सर ऑलरेडी हमारा मैटर चल रहा है शिमला में सेम फैक्ट्स पे, अब दिल्ली में ये दूसरा मैटर एंटरटेन नहीं हो सकता, सेक्शन 10 आ जाएगा। अब दिल्ली हाई कोर्ट कह रही है कि अगर फैक्ट सिमिलर हैं, क्योंकि पार्टीज तो सिमिलर है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर फैक्ट सिमिलर है तो इन दैट सिचुएशन हम दूसरे वाले सूट को एंटरटेन नहीं करेंगे, स्टे लगा देंगे। लेकिन अगर फैक्ट्स अलग हैं तो सूट एंटरटेन किया जाएगा। हमको यही चेक करना है कि फैक्ट सिमिलर है या नहीं। कहते द सूट फाइल्ड इन शिमला इज अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी बाय द प्रेजेंट डिफेंडेंट दैट इज शांभवी अगेंस्ट द प्रेजेंट प्लेंटिफ दैट इज मित्तल। अब देखो वर्ड्स को समझो, कह रहे हैं जो पहला सूट है, जो फर्स्ट सूट है, जो फाइल किया गया है कहां पे? शिमला में। ये सूट किसने फाइल किया है? कहते हैं शांभवी ने सूट फाइल किया है अगेंस्ट मित्तल। इसको नोट कर लेना बच्चे, नहीं तो बाद में भूल जाओगे, बहुत कंफ्यूजन होती है केस को डायरेक्ट पढ़ने के बाद कि कौन डिफेंडेंट है कौन प्लेंटिफ है, पहले किसने फाइल किया था दूसरे किसने फाइल किया। तो पहला जो सूट है उसमें तो शांभवी ने सूट फाइल किया मित्तल के अगेंस्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से, शांभवी ने सूट फाइल किया मित्तल के अगेंस्ट शिमला में। अब बट ऑब्वियसली बात है दिल्ली में सूट फाइल किया होगा मित्तल ने किसके अगेंस्ट? शांभवी के अगेंस्ट, और शांभवी ने क्वेश्चन रेज कर दिया होगा कि सर ये तो गलत हो रहा है, ये तो क्या हो रहा है? गलत। तभी देखो एपेलेंट यहां पे कौन है? विलायती राम। सूट किसने फाइल किया है? मित्तल ने। किसके अगेंस्ट सूट फाइल किया है? शांभवी के अगेंस्ट। कहां पे फाइल किया है? दिल्ली हाई कोर्ट में। बात समझिएगा, ठीक है। अब ध्यान से, कह रहे हैं जो शांभवी वाले केस की बात करते हैं, जो पहला सूट है इसकी बात करते हैं। कह रहे लिखा था सूट फाइल्ड इन शिमला इज अ सूट ऑफ फॉर रिकवरी ऑफ मनी बाय द प्रेजेंट डिफेंडेंट दैट इज शांभवी। कह रहे हैं शांभवी जो है उन्होंने सूट फाइल किया है फॉर द रिकवरी ऑफ मनी अगेंस्ट मित्तल फॉर वर्क डन। शांभवी ये कह रही है सर हमने मित्तल का एक काम किया है, वर्क डन, बट मित्तल ने अभी तक हमको उसका पैसा नहीं दिया, मेरे किए हुए काम का पैसा नहीं दिया, रिकवरी करवा दीजिए। ठीक है। इन द सूट फाइल्ड एट शिमला द रिलीफ विच आर प्रेड बाय द प्रेजेंट डिफेंडेंट आर रिकवरी। प्रेजेंट डिफेंडेंट देखो कौन है? देखो बच्चे ऊपर डिफेंडेंट कौन है? शांभवी। ठीक है, हमको यही पढ़ना था। कह रहे शांभवी ने मित्तल के अगेंस्ट सूट फाइल किया है शिमला में और ये बोला है कि सर हमने मित्तल का काम कर दिया है लेकिन मित्तल ने किए हुए काम का हमको पैसा नहीं दिया। तभी लिखा इन द सूट फाइल्ड एट शिमला द रिलीफ विच आर पेड बाय द प्रेजेंट डिफेंडेंट आर रिकवरी ऑफ 45,54,924 रुपीज इन द नेम ऑफ डैमेजेस एंड इंजंक्शन। ठीक है, A reference to the present suit shows that the suit is for recovery of। लेकिन जब हम प्रेजेंट सूट पे आते हैं, प्रेजेंट सूट का मतलब सेकेंड नंबर सूट,
चलो इसको मैं रब करके यहाँ पे सेकंड नंबर सूट की बात करता हूँ। फर्स्ट सूट तो समझ में आ गया, कहते हैं सर सेकंड सूट पे आ जाओ, ये लो सेकंड सूट। और ये सेकंड सूट ही हमारा प्रेजेंट सूट है। प्रेजेंट सूट का मतलब ये दिल्ली हाई कोर्ट वाला है, ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब ध्यान से समझना बच्चे, पहला सूट फाइल हुआ था शांभवी ने किया था मित्तल के अगेंस्ट शिमला में, वो पहला सूट था फॉर द रिकवरी ऑफ मनी फॉर द वर्क डन, ठीक है। अब जो सेकंड सूट है ये फाइल कर रहा है कौन? मित्तल ने फाइल किया है किसके अगेंस्ट? शांभवी के अगेंस्ट, ठीक है। मित्तल ने फाइल किया है शांभवी के अगेंस्ट, और मित्तल शांभवी के अगेंस्ट क्या कह रहा है? सर दैट द सूट इज फॉर अ रिकवरी ऑफ 3.25 करोड़ ऑन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्ट्रैक्ट pertaining to enhanced cost and escalation claimed by the plaintiff from the defendant on account of defendant failing to perform its contractual obligation। कह रहे ये क्या हो गया, जरा ध्यान से पढ़ो बच्चे, ध्यान से पढ़ो बच्चे, ध्यान से, बहुत ध्यान से। कह रहे हैं यहां मित्तल ने केस कर दिया शांभवी के अगेंस्ट कि सर शांभवी ने बोला था कि वो हमारा काम करेगी, बट उसने अभी तक काम नहीं किया। काम ना करने की वजह से जो मटेरियल यूज होना था उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। कॉस्ट अकाउंटिंग में एस्केलेशन कॉस्ट पढ़ के आए होंगे आप। एस्केलेशन का मतलब होता है डिले होने की वजह से कॉस्ट बढ़ती जा रही है। पहले जो मटेरियल 100 रुपए का मिलता था अब 250 रुपए का मिलने लग गया। और यहां पे मित्तल शांभवी के अगेंस्ट ये कह रहा है कि सर शांभवी से 3.25 करोड़ रुपए हमको दिलवाइए। क्यों? क्योंकि शांभवी ने प्रॉपर टाइम पे हमारा काम नहीं किया, उन्होंने काम सब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डेलीगेट कर दिया किसी को, और उस सब कॉन्ट्रैक्ट ने हमारा काम ही नहीं किया। और शांभवी को बोलिए अब रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, अब हम किसी थर्ड पर्सन से अगर काम करवाने जाएंगे तो अननेसेसरी हमारी जेब से ज्यादा पैसा खर्च होगा। सर सब शांभवी की गलती की वजह से हुआ है। शांभवी से बोलिए हमको 3.25 करोड़ रुपए का पैसा वापस करें। तभी देखो लिखा a reference to the present suit shows that suit is for recovery। जो प्रेजेंट सूट है सेकंड नंबर सूट, ये भी रिकवरी के लिए ही है, लेकिन यहां रिकवरी डिमांड कर रहा है मित्तल फ्रॉम शांभवी। कह रहे हैं फॉर द रिकवरी ऑफ 3.25 करोड़ ऑन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्ट्रैक्ट पर्टेनिंग टू इनहैंस कॉस्ट। और ये किस चीज की रिकवरी की जा रही है? बढ़ी हुई खर्चों के लिए। एंड एस्केलेशन क्लेम बाय द प्लेंटिफ फ्रॉम द डिफेंडेंट ऑन अकाउंट ऑफ डिफेंडेंट फेलिंग टू परफॉर्म इट्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। क्योंकि शांभवी ने अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टाइम पे अपना काम खत्म नहीं किया, इस वजह से सर हमारा पैसा वापस करवाया जाए। अब बताइए क्या दोनों सूट के फैक्ट्स सिमिलर हैं? नहीं सर, जो फैक्ट्स है ना, जो फैक्ट्स हैं वो सिमिलर नहीं है। फैक्ट्स आर नॉट सिमिलर, फैक्ट्स आर नॉट सिमिलर। हाँ, ऑल्दो पार्टीज आर सिमिलर, लेकिन फैक्ट सिमिलर नहीं है। इसी वजह से दोनों मैटर एंटरटेन हो सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने यही बोला, हम सेक्शन 10 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते, आपकी जो सेक्शन 10 की एप्लीकेशन है इसको डिसमिस करते हैं। दोनों मैटर एंटरटेन हो सकते हैं। The law with respect to section 10 of CPC is well settled, and which says that a later suit between the same parties cannot proceed to trial। लेटर सूट जो बाद में फाइल किया गया है, इट विल नॉट बी प्रोसीडिंग फॉर ट्रायल इफ इश्यूज इन्वॉल्व इन द लेटर सूट आर ऑलरेडी अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इश्यूज इन द प्रीवियसली इंस्टीट्यूट लिटिगेशन। कह रहे लेकिन सेक्शन 10 साफ साफ कहता है कि हम दूसरे वाले सूट को एंटरटेन नहीं करेंगे अगर दूसरे वाले सूट में आए हुए फैक्ट्स पहले वाले सूट से बिल्कुल एग्जैक्टली मिलते होंगे तो। ऑफ कोर्स it is not necessary that each and every issue arising in the earlier litigation and the later litigation must be identical। ये साफ बोला गया, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे इशू ही बिल्कुल सेम हो। And what is really required is that the main issues or the substantial issues which arise and would be decided in the earlier suit would be the same as the issues in the later suit। कह रहे सारे पॉइंट सेम हो ऐसा नहीं बोला गया, लेकिन ये बोला गया जो मेन इशू है, जो सब्सटैंशियल इशू है, जिसमें मेन डिसीजन आना है, वो सेम नहीं होना चाहिए। Putting it in other words, one of the principles which has been laid down for the applicability of section 10 of CPC is that the decision in the first suit will operate as res judicata for the issue in the later suit। और यह सेक्शन 10 साफ ये कहता है कि अगर दोनों के फैक्ट सिमिलर हुए और दोनों ही सूट को एंटरटेन कर लिया गया तो कहीं ऐसा ना हो जैसे हमारी केस में मान लो शिमला और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों के सामने सेम मैटर होता, तो शिमला हाई कोर्ट कहीं अलग डिसीजन न ले लेती और दिल्ली हाई कोर्ट कहीं अलग डिसीजन न ले लेती, फिर तो दोनों कोर्ट के डिसीजन क्लैश कर जाते। इसीलिए सेक्शन 10 को लाया गया। सेक्शन 10 को लाने का रीजन ही यही था कि कहीं सेम फैक्ट्स के ऊपर कोर्ट के ही डिसीजन क्लैश ना कर जाए। एक कोर्ट कुछ और कहती है, दूसरी कोर्ट कुछ और कहती है, ये ना हो जाए, इसीलिए मना किया गया था। Also, if the parties to the earlier suit are different, then the later suit cannot be stayed। अगर पार्टीज डिफरेंट है तो सेक्शन 10 आएगा ही नहीं, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। Though this aspect is not relevant in this case, हमारे केस में ऐसा नहीं है, as the parties to the present suit are not different than the parties to the earlier suit। क्योंकि पार्टीज तो बिल्कुल सेम है। There are no parties to the suit who are not parties to the earlier suit। ऐसी इस नए वाले सूट में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो पुराने वाले केस में ना हो, दोनों की पार्टीज बिल्कुल सेम है। कुल मिला के यहाँ पे ये बोला गया बोथ केसेस में
पार्टीज आर सेम, पार्टीज आर सेम। चलो ये तो बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ऑन दीज प्रिंसिपल्स लेट अस एग्जामिन एज टू वेदर द प्रेजेंट सूट कैन बी स्टेट एंड व्हिच इज फाइल्ड आफ्टर अराउंड 2 months ऑफ द सूट व्हिच इज फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट इन द हाई कोर्ट ऑफ शिमला। कहते हैं जो पहला केस फाइल हुआ था वो शिमला में हुआ था और 2 महीने के बाद ये नया सूट दिल्ली हाई कोर्ट में डाला गया है। क्या इसको एंटरटेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आइए फटाफट से इसको देखते हैं और खत्म करते हैं। चलो क्या लिखा है जरा ध्यान से देखो। लिखा द सूट फाइल्ड इन शिमला इज अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनीज बाय द प्रेजेंट डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्रेजेंट प्लेंटिफ फॉर वर्क डन। कहते हैं जो शिमला में सूट फाइल हुआ था वो किए हुए काम की रिकवरी के लिए किया गया था। बिटवीन द पार्टीज इन द प्रेजेंट सूट देयर वाज अ सब कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जब हम प्रेजेंट सूट की बात करते हैं जो अभी दिल्ली हाई कोर्ट वाला है, with the defendant as a subcontractor on account of the plaintiff having been granted a contract for construction of a military hospital in Shimla by the Union of India। कहते हैं अगर हम यहाँ प्रेजेंट केस की बात करें तो प्रेजेंट केस ये कहता है कि मित्तल ये कह रहा है कि हमने शांभवी से बोला था कि शांभवी आप हमारे लिए मिलिट्री हॉस्पिटल बनाइए। ध्यान से सुनिएगा, मित्तल ये क्या कह रहे हैं? मित्तल कह रहे हैं शांभवी को कि शांभवी आप हमारे लिए मिलिट्री हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करवाइए और ये यूनियन ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, शांभवी ने ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, किसी और कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया कि मेरे बिहाफ पे तुम बना दो। नाउ डिस्प्यूट एंड डिफरेंसेस हैव अराइजन बिटवीन द पार्टीज विद रिस्पेक्ट टू दिस सब कॉन्ट्रैक्ट। In the earlier suit, the present defendant as the plaintiff has also sought relief effectively for a specific performance for continuing with the contract। और पुराने सूट में यह भी बोला गया है कि सर शांभवी से बोलिए, शांभवी ये कहना चाहती है कि नहीं सर हम पूरा प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलेंगे, नया कॉन्ट्रैक्ट लाने की कोई जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाइए। ठीक है, कहते हैं रीडिंग ऑफ द रिलीफ क्लॉजेस एंड द कॉज ऑफ एक्शन ऑफ द अर्लियर सूट फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट एट शिमला शोज दैट डिफेंडेंट इज क्लेमिंग रिकवरी ऑफ मनी फॉर द वर्क डन एंड दैट इन द अर्लियर सूट इंजंक्शंस आर सॉट which are in the nature of seeking specific performance of the subcontract। अब ये हम जो बात कर रहे हैं ना बच्चे, ये पहले वाले सूट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सूट की। और फर्स्ट सूट में जो बात की गई है वो ये कि शांभवी ये चाहते हैं कि शांभवी कह रहे हैं एक तो हमको रिकवरी करवा दो, और वो ये बोल रहे हैं कि सर मित्तल को ये भी ऑर्डर दिया जाए कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो हो, जो जैसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वैसे ही हो, हम सब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम करवाना चाहते थे वैसे ही होता रहे। In the suit at Shimla, the court is informed that the pleadings are complete and the suit has been set down for trial। और शिमला हाई कोर्ट में ये सारे मैटर को प्रोसीड किया जा चुका है, ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अ रेफरेंस टू द प्रेजेंट सूट शोज दैट, अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, प्रेजेंट का मतलब सेकंड वाले की, दिल्ली हाई कोर्ट वाले की। तो देखिए कितनी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, दोनों को एक साथ मर्ज करके लिखा गया और बच्चे जजमेंट ऐसे ही पढ़ी जाती है। लिखा रेफरेंस टू द प्रेजेंट सूट शोज दैट द सूट इज फॉर रिकवरी ऑफ 3.25 करोड़, no doubt on account of the subcontract। However, the aspect which differentiates the present suit from the suit filed at Shimla is that present suit basically seeks recovery of amount from the defendant under a different head। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं रिकवरी पहले वाले सूट में भी है, रिकवरी अभी वाले सूट में भी है, लेकिन पहले वाले में रिकवरी किसी और चीज की है, इस वाले में रिकवरी किसी दूसरे हेड में हो रही है। दैट द डिफेंडेंट इज प्लीडेड टू हैव फेल्ड टू परफॉर्म इट्स ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच रिजल्टेड इन द प्लेंटिफ हैविंग बीन कॉज्ड एस्केलेशन इन कॉस्ट। और यहां साफ साफ बोला गया है कि जो हम रिकवरी करना चाहते हैं वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि शांभवी ने अपना काम टाइम पर नहीं किया, सब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम प्रॉपर टाइम पे नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ गई है एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट बढ़ गया है, और जिस वजह से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली एक्सपेंसिव हो गया। पहले सस्ता बनता, अब महंगा बन रहा है। ठीक है, और वो प्रोजेक्ट था क्या? वो मिलिट्री हॉस्पिटल बनवाना था। ठीक है, whereas the suit in Shimla is based on the cause of action of value of work done by the present defendant for the plaintiff and amount for which work is done। और कह रहे हैं जो ये वाली बात है, जो शिमला वाले सूट की बात है, इस शिमला वाले सूट में तो कुछ अलग ही बात है। यहां पे तो बोला गया शांभवी कह रही है जो हमने काम किया है उसका पैसा दिलवा दिया जाए। तो बताओ बच्चे, क्या दोनों सूट अलग अलग हैं? हाँ सर, दोनों ही सूट अलग अलग हैं, दोनों ही वैसे तो हैं दोनों रिकवरी के रिगार्डिंग, तो लेकिन दोनों दूसरे दूसरे हेड में आ रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों मैटर एंटरटेन होंगे। अब हमको यही इसका क्रक्स आंसर पढ़ना है। It bears note that once the issue with respect to most claim of the plaintiff in the present suit for recovery of 3.25 crore pertains to enhanced cost and escalation claimed by the plaintiff from the defendant on account of defendant failing to perform its contractual obligation, and that is not an issue in the previously instituted suit at Shimla। कह रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट कह रही है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो प्रेजेंट वाला सूट है वो 3.25 करोड़ 3.25 करोड़ का जो सूट है ये एस्केलेशन कॉस्ट के रिगार्डिंग है, बल्कि शिमला वाला सूट तो किसी और ही पॉइंट पे है। The decision in the previously instituted suit at Shimla will not operate as res judicata। दिल्ली हाई कोर्ट कहती है कि अगर शिमला कोर्ट का जो भी डिसीजन है वो हमारे ऊपर बाउंडिंग नहीं है, बाइंड नहीं है, क्योंकि सेक्शन 10 यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, वो किसी और फैक्ट्स पे है, हमारा केस किसी और फैक्ट्स पे है। इस वजह से दोनों में आपस में कोई क्लैश नहीं है, सेक्शन 10 एप्लीकेबल नहीं होगा। Therefore, in view of the above, since the major part of the present suit claim falls outside the subject matter of the scope of the previously instituted suit at Shimla, कह रहे हैं कि the major part of the present suit यहाँ पे कौन सा है? सेकंड वाला।
कहते हैं जो सेकंड सूट है इसके जो फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है उस सूट से जो शिमला में चल रहा है, एंड कंसिक्वेंटली देयर इज नो आइडेंटिटी ऑफ द मेन क्लेम एंड द इशू ऑफ द प्रेजेंट सूट विद द प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट एट शिमला, देयरफॉर सेक्शन 10 विल नॉट लाई एंड इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। इसी वजह से सेक्शन 10 की एप्लीकेशन को यहाँ पे हम एक्सेप्ट नहीं करते और इसको डिसमिस करते हैं। तो बच्चे देखिए, इसी तरीके से हम लोगों ने आज भी 5 केसेस को कंप्लीट कर लिया। लेक्चर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया और इसी तरीके से हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन के 10 केसेस भी कर लिए। इस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में आई थिंक सो 32 केसेस हैं और हमको 6 क्लासेस लगेंगे जिसमें 2 हो गई हैं। नेक्स्ट 4 क्लासेस में इंटरप्रिटेशन वाला चैप्टर कंप्लीट। तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। होप सो आपने एंजॉय किया और बच्चों के साथ बच्चे प्लीज इस पर्टिकुलर वीडियो को जरूर से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको बार बार नोटिफिकेशन आती रहे कि आपका कोई टॉपिक छूटे ना। बहुत बच्चों के साथ शेयर करिए जिनसे उनको भी इस पर्टिकुलर लेक्चर का बेनिफिट मिल सके। तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। बाकी नंबर आपका फ्लैश कर रहा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके के नोट्स चाहिए हो, आप नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए, बाय बाय, गुड बाय।